गुड इवनिंग। आज हम लोग सीएमए इंटर पेपर 6 लॉ एंड एथिक्स में फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का एमसीक्यू करेंगे। कंपनी लॉ में फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का एमसीक्यू करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा। मैं जिस हिसाब से पढ़ाऊंगा अब बड़े क्वेश्चन भी अटेम्प्ट ले पाएगा। ध्यान से कंसेप्चुअली चीजों को समझिए, रट्टा नहीं मारना। ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूं क्लास। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन होता है द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए कम से कम कितना मेंबर्स चाहिए? कितना? एक पब्लिक कंपनी बनाने के लिए कम से कम 7 शेयर होल्डर या 7 मेंबर्स का रिक्वायरमेंट होता है। थोड़ा सा मेंबर्स के लिए 2 लाइन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यदि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं तो मिनिमम 2 मेंबर चाहिए। पब्लिक कंपनी बनाते हैं तो मिनिमम 7 मेंबर चाहिए। और प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं और पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर हो सकते हैं। बस इतना याद रखना है, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। बस इतना याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम कितना आदमी चाहिए? मैक्सिमम 200 बन सकता है मेंबर्स, उससे ज्यादा नहीं बन सकता है। ठीक, सिंपल सा चीज है। कंपनी का जो डिटेल पढ़ना है तो मेरे डिटेल क्लास में मैं बताऊंगी, एमसीक्यू। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, द रजिस्टर ऑन रजिस्ट्रेशन ए कंपनी सेल अलॉट। बोलता है रजिस्टर बोलने का मतलब आरओसी। आप जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करते हो तो रजिस्टर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है। उस सर्टिफिकेट में CIN मतलब कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर मेंशन होता है। और रजिस्टर क्या चीज अलॉट करता है? घुमा के बोलेंगे तो कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट करता है, जो आपका मेंशन होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, थोड़ा सा 2 लाइन चीज सुन लीजिए। कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर जो सिन नंबर होता है वो 21 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिकल नंबर होता है। 21 डिजिट में क्या क्या चीज कवर है? देखिए, उसमें क्या क्या चीज कवर रहता है। किस साल कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई वो कवर रहता है। आपका स्टेट कोड क्या है वो कवर रहता है। PLC है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसमें PLC लिखा रहेगा। और लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, लिस्टेड होने से L और अनलिस्टेड होने से U लिखा हुआ रहता है। तो ये 4 चीज को कवर करता है। तो सिन नंबर क्या है? क्वेश्चन आता है सिन नंबर पे। सिन नंबर अल्फा न्यूमेरिकल नंबर है जो रजिस्ट्रार जब हम इनकॉर्पोरेट करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के साथ सिन नंबर अलॉट करता है। और सिन नंबर 21 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिकल नंबर है जो कवर करता है क्या क्या? स्टेट कोड, कंपनी का स्टेट कोड क्या है, PLC है या इस लिस्टेड है अनलिस्टेड है, ये सब चीज को कवर करता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर, बस क्वेश्चन लिखे, द रजिस्टर ऑन रजिस्टरिंग ऑफ ए कंपनी, द रजिस्टर ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी सेल अलॉट CIN नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑन एंड फ्रॉम द डेट मेंशन इन द, उसका जो मेंशन रहेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ वहां से उसका डेट भी मेंशन रहता है। तो सिंपल सा चीज आपको ये जानना है, रजिस्ट्रार आपका जो क्या चीज इशू करता है, सिन नंबर आपको देता है जो आपके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में लिखा हुआ रहता है। कंपनी जब आप रजिस्टर्ड करेंगे, जब कंपनी पूरी तरह बन जाती है तो COI सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रार देता है जिसमें सिन नंबर मेंशन रहता है और वो सिन नंबर रजिस्ट्रार अलॉट करता है जब आप कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करेंगे। सिंपल सा चीज। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए कंपनी सेल send copy of each of the documents such as memorandum etc to a member within day stage of the request made by। कंपनी का मेंबर चाहे तो कंपनी का मेमोरेंडम या बुक्स ऑफ अकाउंट्स का कॉपी मांग सकता है और कंपनी को 7 दिन के अंदर उसका एक कॉपी देना पड़ेगा। तो कंपनी को मेंबर्स को बुक्स ऑफ अकाउंट या मेमोरेंडम का कॉपी कितना दिन में देना पड़ता है? 7 डे, जब से मांगा वो 7 दिन के अंदर देना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, द डेज ऑफ द कंपनी सेल कंटेन द रेगुलेशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। बोलता है रेगुलेशन मतलब रूल्स कंपनी का मैनेजमेंट के लिए
क्या क्या रूल एप्लीकेबल होगा वो कहाँ लिखा रहता है, वो कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है। कंपनी का डायरेक्टर्स के लिए ये रूल्स है, कंपनी का मैनेजमेंट के लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का एक रूल बुक है, याद रखिएगा। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी क्यों बना है, कंपनी का नेम क्लोज क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, ये सब लिखा रहता है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन किसमें लिखा रहता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बस। क्वेश्चन नंबर 6, the company is to file a copy of the order of the tribunal approving the alteration of articles within days, 15 days। याद रखिए, कंपनी ने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ चेंज कराया, कुछ अल्टर कराया, कुछ रूल्स रेगुलेशन उसने चेंज किए, तो उसमें उसको ट्रिब्यूनल का अप्रूवल लेना पड़ता है। उससे ट्रिब्यूनल एक ऑर्डर का कॉपी देता है, वो ऑर्डर का कॉपी आरओसी के पास 15 दिन में फाइल करना पड़ता है। जब से ऑर्डर आया वहां से 15 दिन के अंदर आप फाइल करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एनी अल्टरेशन इन द मेमोरेंडम रिगार्डिंग राइट टू पार्टिसिपेट इन द डिविजल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी अदरवाइज देन ए मेंबर शैल बी वॉइड। याद रखिएगा, डिविजिबल प्रॉफिट, प्रॉफिट को बांटने का हिस्सा या प्रॉफिट बांटा जाता है सिर्फ मेंबर लोग के बीच में। आप ये राइट किसी और को दे रहे हो, वो चीज अलाउड नहीं है, वो एग्रीमेंट बन ही नहीं सकता, वो एग्रीमेंट वॉइड होता है। तो कोई भी अल्टरेशन मेमोरेंडम में रिगार्डिंग डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ द मेंबर और डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ द मेंबर, और सिर्फ वो मेंबर के लिए रहता है, उसके अलावा किसी और को दोगे तो वो मेमोरेंडम का अल्टरेशन ही वॉइड है, इलीगल है। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से सुनिएगा, डेस प्रोवाइड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए अनलिमिटेड कंपनी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। डेस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अनलिमिटेड कंपनी क्या होगा, टेबल डी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टेबल डी बोलता है अनलिमिटेड कंपनी का, बस इतना याद रखो। क्वेश्चन नंबर 9, डेस प्रोवाइड द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ लिमिटेड कंपनी मतलब एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टेबल जी में होता है। एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टेबल डी में होता है। टेबल डेस इन शेड्यूल डेस प्रोवाइड द मैटर दैट शैल बी कंसीडर्ड इन द आर्टिकल। टेबल एफ इन द शेड्यूल आई प्रोवाइड द मैटर दैट शैल बी कंसीडर्ड इन द आर्टिकल। देखिए, एक शॉर्ट में एक समरी बनाया, जो मैंने अभी फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी का जितना एमसीक्यू पढ़ा उसका एक शॉर्ट समरी बनाया। समरी को सुनिएगा, आपको एकदम याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए, पहला चीज बोलता है मेंबर्स के लिए। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितना है, 2, मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं। थर्ड है रजिस्टर अलॉट। रजिस्टर क्या अलॉट करता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो मेंशन होता है आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में, 21 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिकल नंबर है, जिसमें क्या क्या चीज मेंशन रहता है, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेंशन रहता है, स्टेट कोड मेंशन रहता है, प्राइवेट कंपनी वो रहता है, और लिस्टेड अनलिस्टेड, ये 4 चीज मेंशन रहता है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, कॉपी ऑफ मेमोरेंडम इशू। यदि कोई मेंबर कॉपी मांग रहा है कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट और एमओए का, उसको 7 दिन के अंदर देना पड़ेगा मेंबर को। और आर्टिकल क्या चीज से कंटेंट रखता है, रेगुलेशन फॉर मैनेजमेंट, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर मैनेजमेंट क्या चीज में लिखा रहता है, कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लोज, नेम क्लोज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज कंटेंट रहता है। कॉपी ऑफ ट्रिब्यूनल, जो अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल का जो कॉपी है ट्रिब्यूनल का, वो फाइल होगा रजिस्टर के पास 15 दिन में। अल्टरेशन रिगार्डिंग राइट ऑफ ए मेंबर्स के राइट के रिगार्ड में यदि आप कुछ अल्टर करना चाहते हैं वो तो वॉइड है। टेबल डी, मेमोरेंडम ऑफ अनलिमिटेड कंपनी। टेबल डी क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अनलिमिटेड कंपनी। टेबल जी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। बस इतना याद रखिए। अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक में, जो रजिस्टर ऑफिस के बारे में। रजिस्टर ऑफिस का प्रोविजन के ऊपर अपना नेक्स्ट टॉपिक है। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, तब आपको याद हो जाएगा। बोलता है शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर ऑफिस विद इन सेम स्टेट। यदि एक रजिस्टर ऑफिस, आपका रजिस्टर ऑफिस आप सेम स्टेट में शिफ्ट करना चाहते हो, मतलब मैं कलकत्ता का ऑफिस कलकत्ता में ही शिफ्ट करना चाहता हूँ। चीज को समझिएगा, मेरा जुरिडिक्शन सेम है, सेम जुरिडिक्शन है, मतलब बड़ा बाजार से ऑफिस उठ के ग्रीस पार्क जा रहा है, या सेम जुरिडिक्शन है, तो फॉर्म INC 22 में काम हो जाएगा। लेकिन शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, उसके लिए फॉर्म INC 23 लगता है। ये दोनों फॉर्म इसलिए बताएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
सेम स्टेट सेम जुरिडिक्शन में ऑफिस शिफ्ट कर रहे हो आप, तो फॉर्म INC 22 लगेगा। एक स्टेट से दूसरा स्टेट या एक जुरिडिक्शन से दूसरा जुरिडिक्शन जा रहे हो तो आपको फॉर्म नंबर INC 23 लगेगा। क्या देखते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस शेल बी ओपन विद इन डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। आपने एक नई कंपनी बना ली, आपने उस नई कंपनी का जो एक ऑफिस आपको 30 डेज के अंदर, जिस दिन कंपनी आपने इनकॉर्पोरेट की, जिस दिन कंपनी आपने बनाई, वहां से 30 दिन के अंदर आपको एक रजिस्टर्ड ऑफिस लेना पड़ेगा, जहां पर कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स रहेगा। ROC इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जहां पर उसको नोटिस इशू करना चाहे तो इशू कर सकता है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए कंपनी को एक रजिस्टर्ड ऑफिस चाहिए। वो रजिस्टर्ड ऑफिस कितना दिन में चाहिए, जब कंपनी बनी वहां से 30 दिन के अंदर कंपनी को एक रजिस्टर्ड ऑफिस बना लेना पड़ेगा। The notice of every change in the situation of registered office shall be given to the registered। बोलता है यदि आपने रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज किया, मतलब मैं एक जगह से दूसरी जगह ऑफिस को शिफ्ट कर रहा हूं, उसका भी एक नोटिस होता है। यदि सेम स्टेट रहा तो INC 22 में आप 30 दिन के अंदर, तो चेंज ऑफ जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका भी इंटीमेशन आपको 30 दिन के अंदर करना पड़ेगा। नया ऑफिस बना रहे हैं, जब से इनकॉर्पोरेशन हुआ कंपनी, उसका भी 30 दिन है, और यदि ऑफिस चेंज करते हैं तो भी 30 डेज है। रजिस्टर्ड ऑफिस का सारा क्लोज में 30 डेज ही याद रखिएगा, डेज का पूछा 30 डेज लिख लीजिएगा। एन एप्लीकेशन इन डेज इज टू बी फाइल्ड विद डेज फॉर शिफ्टिंग द रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन द सेम स्टेट फ्रॉम जुडिक्शन ऑफ ROC रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी टू द जुडिक्शन ऑफ अनदर। एक जुडिक्शन से दूसरा जुडिक्शन जा रहा है, पहले बताया था INC 23, याद रखिए INC 23। लेकिन एप्लीकेशन जो आप एक जुडिक्शन से दूसरा जुडिक्शन फाइल करते हो तो आपको RD के पास फाइल करना पड़ता है। तो एन एप्लीकेशन इन फॉर्म नंबर INC 23 इज टू बी फाइल विद रीजनल डायरेक्टर। रीजनल डायरेक्टर जो ROC का रीजनल डायरेक्टर है, उसके पास आपको ऑफिस शिफ्टिंग, यदि एक जुडिक्शन से दूसरा जुडिक्शन आप ऑफिस शिफ्ट कर रहे हो तो उसका एप्लीकेशन आपको RD के पास देना पड़ेगा, फॉर्म नंबर INC 23 में। याद रखिए यदि जुडिक्शन आपका सेम होता, सेम जुडिक्शन होता तो INC 22 में काम हो जाता। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए सपोज हमको रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना है एक जुडिक्शन से दूसरा जुडिक्शन के पास, उसके लिए हम RD के पास एप्लीकेशन करेंगे, रीजनल डायरेक्टर के पास एप्लीकेशन करेंगे। तो रीजनल डायरेक्टर का ड्यूटी है कि हमको 30 दिन के अंदर कंफर्म करे, जब से हम एप्लीकेशन किए हैं कि मेरा ऑफिस शिफ्ट होगा नहीं होगा, उसके रिगार्ड में हमको 30 डेज के अंदर कम्युनिकेट करेगा। The RD shall communicate the confirmation of the shifting of registered office within 30 days of the receipt of the application। हम RD के पास एप्लीकेशन करेंगे रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट का, और RD का ड्यूटी है 30 डेज के अंदर हमको वो कम्युनिकेट करेगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, द कंपनी shall furnish to the registrar, एक मिनट, हेलो, हाँ वो तुम्हारे एक बार मेल ID देना हमको। हाँ हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 17 एक लास्ट क्वेश्चन है। द कंपनी shall furnish to the registrar verification of its registered office within 30 days from the date of its incorporation in INC 20। ये चीज बता चुके हैं। देखिए मेन क्वेश्चन यार रजिस्टर्ड ऑफिस का एक शॉर्ट समरी दे रहे हैं, उसको याद रखिए। रजिस्टर्ड ऑफिस जब ओपन होता है, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, वहां से 30 दिन के अंदर एक को हमको रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना पड़ेगा जहां पर कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस यदि हम चेंज करते हैं तो उसके रिगार्ड में भी हम ROC को कम्युनिकेट करेंगे, फॉर्म नंबर INC 22 हो या 23 में 30 डेज के अंदर। यदि सेम स्टेट में यदि रजिस्टर्ड ऑफिस हम शिफ्ट कर रहे हैं सेम जुडिक्शन में, तब INC 22 होगा। और यदि हम एक जुडिक्शन से दूसरा जुडिक्शन रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करेंगे तब फॉर्म नंबर INC 23 होगा। ठीक है, ये चीज लिखा देखिए, बस इतना ही काफी है। और याद रखिएगा RD का ड्यूटी है 30 डेज के अंदर कंफर्म करेगा आपको कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हुआ या नहीं। ठीक है, थैंक यू, दैट्स इनफ। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे एनुअल रिटर्न ऑफ द कंपनी। कंपनी लॉ में चैप्टर एनुअल रिटर्न पढ़ेंगे। जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। ये चैप्टर का MCQ प्लस बड़ा क्वेश्चन दोनों कवर हो जाएगा उससे। ठीक है,
CMA इंटर लॉ एंड एथिक्स एनुअल रिटर्न। ध्यान से सुनिएगा, एनुअल रिटर्न क्या होता है समझिए। एनुअल रिटर्न में कंपनी का शेयर होल्डर डिटेल दिया जाता है। हर कंपनी को, इंडिया में जितना कंपनी है सब कंपनी को अपना शेयर होल्डर डिटेल, मतलब कंपनी में कौन कौन शेयर होल्डर है और उसका कितना शेयर है, उसका डिटेल कंपनी को आरओसी में फॉर्म MGT 7 में AGM से 60 दिन के अंदर आरओसी को जमा करना पड़ता है। आरओसी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करना पड़ता है। इंडिया में जितना कंपनी है हर कंपनी को विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ AGM एनुअल रिटर्न जमा करना पड़ता है रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी के पास। ठीक है, एनुअल रिटर्न MGT 7 फॉर्म MGT 7 में जाता है। एनुअल रिटर्न को कौन साइन करता है? डायरेक्टर साइन करता है प्लस कंपनी सेक्रेटरी साइन करता है, याद रखिएगा। और हर कंपनी को अपना बुक्स ऑफ अकाउंट 8 साल के लिए मेंटेन करना पड़ता है। यदि कंपनी का शेयर होल्डर में कुछ चेंज होता है तो उसका डिटेल कंपनी को MGT 10 में आरओसी को देना पड़ता है और 15 डेज जब से चेंज हुआ वहां से 15 दिन के अंदर देगा। अब देखिए MCQ में आ रहा हूं, आपको अब समझने में मजा आएगा। देखिए, एवरी कंपनी सेल प्रिपेयर एनुअल रिटर्न इन फॉर्म। हर कंपनी अपना एनुअल रिटर्न फॉर्म MGT 7 में बनाती है, याद रखिएगा। द एनुअल रिटर्न सेल बी साइन बाय, कंपनी का एनुअल रिटर्न कौन साइन करता है? कंपनी का डायरेक्टर साइन करता है और कंपनी सेक्रेटरी, याद रखिएगा। कंपनी का डायरेक्टर साइन करेगा प्लस कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा। ठीक है, एवरी कंपनी सेल फाइल द एनुअल रिटर्न विद द रजिस्टर विद इन डेज फ्रॉम द एनुअल जनरल। एनुअल रिटर्न AGM से कितना दिन के अंदर फाइल होगा? AGM से 60 दिन के अंदर फाइल होगा, याद रखिएगा। MGT फॉर्म MGT 7 में डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी साइन करेंगे उसको और AGM से 60 दिन के अंदर वो आरओसी में फाइल होता है। ठीक है, एनुअल रिटर्न सेल बी केप्ट फॉर ए पीरियड ऑफ डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। कितना साल का एनुअल रिटर्न कंपनी को रिकॉर्ड में रखना पड़ता है? 8 साल का। कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी 8 साल का मेंटेन करना पड़ता है। उसी प्रोविजन के अनुसार एनुअल रिटर्न भी 8 साल का रखना पड़ेगा। Every company shall file a return in form number days in respect of change relating to either increase or decrease of 2 or more % in the shareholding pattern within days stage of such change। यदि कंपनी का शेयरहोल्डिंग पैटर्न में कुछ चेंज होता है 2% से ज्यादा तो कंपनी का जिम्मेदारी है आरओसी को फॉर्म MGT 10 में बताए 15 दिन के अंदर। बस अब ट्रू एंड फॉल्स आ जाइए, एनुअल रिटर्न का ट्रू एंड फॉल्स पढ़ेंगे। बोलता है where there is no company secretary the annual return shall be signed by a practicing company secretary। याद है कि एकदम ट्रू है। देखिए, कंपनी का एनुअल रिटर्न कंपनी का डायरेक्टर और उस कंपनी में जो कंपनी सेक्रेटरी है वो साइन करेगा। ठीक है, यदि कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो बाहर का प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी उस एनुअल रिटर्न को साइन कर सकता है। बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। Annual return filed by the listed company shall be certified by a practicing company secretary stating that the annual return disclose the fact correctly and adequately। बोलना क्या चाहता है? देखिए, हर लिस्टेड कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी होता है तो वो रखना उसके लिए मैंडेटरी, तो इस कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी भी है, याद रखिए। लेकिन लिस्टेड कंपनी के लिए ये प्रोविजन है, यदि लिस्टेड कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तब भी वह एनुअल रिटर्न प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से साइन कराएगा। नॉन लिस्टेड कंपनी रहा तो कंपनी सेक्रेटरी प्लस डायरेक्टर, उस कंपनी में जो कंपनी सेक्रेटरी वो साइन कर देगा। उस कंपनी में सपोज कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो बाहर से कोई कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से साइन करा लेगा। लेकिन लिस्टेड कंपनी में हमेशा ही प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से साइन कराना पड़ेगा, एनुअल रिटर्न मैंडेटरी है। नॉन लिस्टेड कंपनी में याद रखिएगा कंपनी का खुद का कंपनी सेक्रेटरी साइन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लिस्टेड कंपनी में प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी ही साइन करेगा एनुअल रिटर्न को। ठीक है, एनुअल रिटर्न इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी अटैच विद द बोर्ड रिपोर्ट। याद रखिए, पहले बोर्ड रिपोर्ट के साथ एनुअल रिटर्न को लगाया जाता था। आज के दिन ये प्रोविजन हट गया है तो एनुअल रिटर्न बोर्ड रिपोर्ट के साथ नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। बस एक डिस्क्लोजर देना पड़ता है कि मेरा वेबसाइट में सब चीज डिस्क्लोज है, बस। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, copies of annual return may be furnished to any members or other person on payment of fees specified in the article subject to maximum 5 rupees per page। 5 रुपया नहीं है, 10 रुपया है पर पेज, तो क्वेश्चन में 5 रुपया पर पेज दिया है तो आंसर होगा फॉल्स।
Annual returns shall be prima facie evidence of any matter directing or authorizing to be insert there. याद रखिए, एनुअल रिटर्न कंपनी का एक एविडेंस है कि ये शेयर होल्डर कंपनी का एक्चुअल में है, तो एनुअल रिटर्न को प्राइमा फेसी एविडेंस मानते हैं। ये आंसर होगा ट्रू। अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक, सुनिए, बहुत सिंपल सा एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है। पहले एक चीज याद रखिएगा, कंपनी जो शेयर होल्डर का दो प्रकार का मीटिंग होता है। एक मीटिंग होता है एनुअल जनरल मीटिंग, एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। डायरेक्टरों का जो मीटिंग होता है उसको बोलते हैं बोर्ड मीटिंग। दो प्रकार का मीटिंग, तीन प्रकार का मीटिंग होता है आप कंपनी में, समझ लीजिए। एक होता है एनुअल जनरल मीटिंग, एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनुअल जनरल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और एक होता है बोर्ड मीटिंग। तीन प्रकार का मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग जो शेयर होल्डर का मीटिंग है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग वो भी शेयर होल्डर लोगों का मीटिंग है, और एक तो डायरेक्टर लोगों का जो मीटिंग होता है उसको बोलते हैं बोर्ड मीटिंग, ठीक है। ए जनरल मीटिंग में बी कॉल्ड बाय गिविंग नॉट लेस देन days notice either in writing or through electric। बोलता है यदि कंपनी जनरल मीटिंग करना चाहता है, या एजीएम भी हो सकता है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, कोई भी यदि शेयर होल्डर का मीटिंग होगा उसके लिए 21 दिन का कंपनी को कम से कम नोटिस देना पड़ेगा। बस इतना याद रखना है, जनरल मीटिंग के लिए 21 दिन का, जनरल मीटिंग होने से पहले 21 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। तो जनरल मीटिंग का नोटिस 21 दिन पहले देना पड़ता है, मतलब मीटिंग होने से 21 दिन पहले कंपनी जनरल मीटिंग का सब शेयर होल्डर लोगों को नोटिस देगा, बस। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी डेस मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंटेड शैल बी द क्वारम फॉर अ मीटिंग। एक क्वारम मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंटेड इन ए मीटिंग टू वैलिड ए मीटिंग, मतलब कितना मेंबर्स मिनिमम प्रेजेंट होगा तो उस मीटिंग को वैलिड माना जाएगा। तो प्राइवेट कंपनी में याद रखिए मिनिमम 2 शेयर होल्डर होने से भी प्राइवेट कंपनी बन सकती है। तो याद रखिएगा मिनिमम 2 मेंबर्स यदि प्रेजेंट हो जाते हैं उस मीटिंग में तो उस मीटिंग को वैलिड मान लिया जाता है। तो प्राइवेट कंपनी का क्वारम मतलब मीटिंग वैलिड करने के लिए कितना मेंबर को प्रेजेंट होना पड़ेगा, मिनिमम 2 मेंबर्स, याद रखिए, क्योंकि प्राइवेट कंपनी का मिनिमम मेंबर्स का रिक्वायरमेंट ही 2 है। द क्वारम फॉर ए पब्लिक कंपनी हैविंग द नंबर ऑफ मेंबर्स मोर देन 5000 इज 30। याद देखिए यदि 5000 से ज्यादा मेंबर्स है तो उसका क्वारम होगा 30, कम से कम 30 मेंबर्स प्रेजेंट होंगे उस पब्लिक कंपनी की मीटिंग में। जिस पब्लिक कंपनी में 5000 से ज्यादा मेंबर है तो वो मीटिंग वैलिड होगी। तो क्वारम मतलब मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स, उतना मेंबर्स प्रेजेंट होने से मीटिंग वैलिड होती है। क्वेश्चन नंबर 14, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से सुनिए, ठीक है। ए पर्सन कैन act as a proxy on behalf of member not exceeding days and holding in aggregate not more than days of the total share capital। देखिए प्रॉक्सी बोलता है एक आदमी कम से कम 50 जन का प्रॉक्सी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो 50 जन कंपनी का 10% से ज्यादा शेयर होल्ड नहीं किया होना चाहिए। तो एक आदमी मैक्सिमम 50 जन का प्रॉक्सी कर सकता है, लेकिन वह जो 50 जन है 10% से ज्यादा एग्रीगेट में शेयर होल्ड नहीं करना चाहिए। और कंपनी प्रॉक्सी का फॉर्म MGT 11 में फाइल करती है, बहुत सिंपल सा, कंपनी प्रॉक्सी का फॉर्म MGT 11 में फाइल करती है। प्रॉक्सी एक आदमी 50 दिन का कर सकता है, लेकिन वो 10% से ज्यादा कैपिटल नहीं होल्ड करना चाहिए, ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द प्रॉक्सी शैल बी डिपॉजिटेड विद द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी डेज बिफोर द कंडक्टिंग ऑफ द मीटिंग। मीटिंग होने से 48 घंटा पहले प्रॉक्सी फॉर्म कंपनी में जमा करना पड़ता है। मतलब प्रॉक्सी फॉर्म कौन सा, MGT 11 कंपनी में 48 घंटा, मीटिंग से 48 घंटा पहले जमा करना पड़ेगा। क्वेश्चन है प्रॉक्सी कौन होता है। सपोज मैं शेयर होल्डर हूं कंपनी का और मैं कंपनी का मीटिंग नहीं जा, मैं कोई कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग हो रहा है और मैं उस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पा रहा, तो मैंने कहा मेरे एक फ्रेंड को तुम मेरे बिहाफ में उस कंपनी में जाके मीटिंग कर लो, तो वो हो गया मेरा प्रॉक्सी। मतलब मेरे बिहाफ में कोई और अटेंडेंस लगा रहा है, उसको बोलते हैं प्रॉक्सी। तो उसके लिए फॉर्म होता है जिसको हम ऑथराइज कर सकते हैं मेंबर मेरे बिहाफ में जाके कंपनी में मीटिंग कर सके। बहुत सिंपल सा चीज है, ठीक है। अब आ जाइए, सिंपल से याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, द मेथड ऑफ वोटिंग इन ए मीटिंग ऑफ ए कंपनी आर एज फॉलोज। कितने तरीके से मीटिंग में वोट किया जा सकता है। सिंपल सा तरीका है वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड, आप हाथ दिखा के वोट कर सकते हो, ठीक है। वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस इलेक्ट्रॉनिक तरीका से भी आजकल वोट हो सकता है। वोटिंग बाय पुल पेपर दे दोगे, पुल पेपर में सब साइन करके देंगे, पुल के थ्रू भी हो सकता है। पोस्टल बैलेट मतलब रजिस्टर पोस्ट, आप चिट्ठी के थ्रू वोट मंगाओगे, सब शेयर होल्डर को एजेंडा भेज दोगे और एजेंडा का
जो रेस्पॉन्स है उस लेटर में बाय पोस्ट देंगे, उसी को बोलते हैं पोस्टल बैलेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, at any general meeting a resolution put to the vote of the meeting shall be decided on show of hand। याद रखिए, कोई भी रिजोल्यूशन मीटिंग का जो वोट के फेवर में हो, वोट देने का, पुट टू वोट ऑफ द मीटिंग एंड एट एनी जनरल मीटिंग रिजोल्यूशन पुट टू द वोट, माने वोट देने का डायरेक्टली रिजोल्यूशन होता है, तो हाथ उठा के आप दे देंगे कि कितना आदमी फेवर में है, कितना आदमी अगेंस्ट में, तो शो ऑफ हैंड के थ्रू आप वोट कर सकते हो। तो सिंपल सा मीनिंग है, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, एट एनी जनरल मीटिंग ए रिजोल्यूशन पुट टू द वोट ऑफ द मीटिंग, जो वोट डायरेक्टली कर रहे हो, शेल बी डिसाइडेड ऑन शो ऑफ हैंड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 याद रखिएगा, पोस्टल बैलेट मींस वोटिंग बाय पोस्ट विद इन ए पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ लेटर। किसी भी मीटिंग का कोई भी एजेंडा, मीटिंग में कोई मतलब कंपनी कोई भी डिसीजन लेना चाहता है, तो उसके लिए शेयर होल्डर लोगों का हित मांगता है, तो हित के लिए उन लोगों को एक एजेंडा भेज देता है कि आप लोग सब, सपोज शेयर होल्डर लोग बाहर रहते हैं, तो उसको एक जो चिट्ठी शुरू हो जाती है कि ये कंपनी इस मैटर पे आपसे आपका हित मांगना चाहता है, आप क्या फेवर में हो या अगेंस्ट में हो, दीजिए बाय पोस्ट। तो उस शेयर होल्डर को 30 दिन के अंदर उसका रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। 30 दिन बाद देगा तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो पोस्टल बैलेट का जो वोटिंग होता है उसका रेस्पॉन्स 30 दिन के अंदर देना पड़ता है। बहुत सिंपल सा। विच कैनॉट बी ट्रांजेक्टेड थ्रू पोस्टल बैलेट, मतलब कौन सा एजेंडा, कौन सा मैटर पोस्टल बैलेट के थ्रू नहीं हो सकता। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट पोस्टल बैलेट के थ्रू नहीं हो सकता है। द असेंट और डिसेंट received after days in a postal ballot from the date of issue of notice shall be treated as if no reply has been received। मतलब कोई भी एसेंट और डिसेंट यदि पोस्टल बैलेट के थ्रू शेयर होल्डर रिप्लाई दे रहा है, 30 दिन के बाद देगा, तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो पोस्टल बैलेट का रिप्लाई मतलब रिजोल्यूशन बाय पोस्ट का रेस्पॉन्स आपको 30 दिन के अंदर देना पड़ेगा। यदि आप 30 दिन के अंदर नहीं देते हो तो उस रिजोल्यूशन को इनवैलिड मान लिया जाएगा। In case of e-voting, notice shall be sent as a attachment in e-voting में notice PDF फॉर्मेट में दिया जाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, in case of adjourn meeting, the company shall give not less than 3 days notice to the members। adjourn meeting में 3 days पहले नोटिस देना पड़ता है। मीटिंग किसी कारण से adjourn हो गई, पोस्टपोन हो गई, तो उस मीटिंग का नोटिस जो adjourn मीटिंग का नोटिस है 3 दिन पहले देने से भी चल जाएगा। The polling form shall be in the form of MGT 12। जो वोटिंग का फॉर्म होता है वो MGT 12 होता है। MGT 11 प्रॉक्सी का फॉर्म में याद रखिएगा और वोटिंग का फॉर्म MGT 12। ठीक है, अब देखिए, जो मीटिंग में जो कंपनी वोट कराती है उसका एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, स्क्रूटनाइजर बोलते हैं, वो सारा मीटिंग का प्रोसेस को देखता है। डेज शैल बी अपॉइंटेड टू स्क्रूटनाइज द पोल प्रोसेस, मतलब वोटिंग का प्रोसेस को देखने के लिए एक आदमी को रखा जाता है, उसको बोलते हैं स्क्रूटनाइजर। ठीक है, द रिपोर्ट ऑफ द स्क्रूटनाइजर शैल बी सबमिटेड टू द चेयरमैन विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ पोल इज टेकन। जिस दिन वोट लिया जाता है वहां से 7 दिन के अंदर उसका जो रिपोर्ट है स्क्रूटनाइजर चेयरमैन को भेज देगा। तो मीटिंग का जो वोटिंग को देखने के लिए, पोल प्रोसेस को देखने के लिए स्क्रूटनाइजर को रखा जाता है और स्क्रूटनाइजर जो भी उसका रिजल्ट होगा 7 दिन के अंदर चेयरमैन को दे देगा। A copy of every resolution is to be filed with the registrar within 30 days। कंपनी कोई भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करता है उसका एक कॉपी MGT 14 में ROC के पास फाइल होता है 30 डेज के अंदर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। A member shall be entitled to be furnished within 7 working days of the request on payment of fee with a copy of minutes। यदि कोई मेंबर्स मिनट्स का कॉपी मांगता है कुछ फीस देके, उसको 7 दिन के अंदर देना पड़ेगा। सिंपल सा चीज है। A poll demanded on any question shall be taken within 48 hours from the time when the demand was made। यदि कोई पोल डिमांड होता है तो उसका आपको 48 घंटा के अंदर, या देखिए A poll demanded on any question shall be taken within 48 hours। मतलब याद रखिएगा, कोई भी मैटर पे यदि वोट मांगा जा रहा है तो 48 घंटा के अंदर दिया जाएगा। सिंपल सा चीज है। पोल डिमांडेड ऑन एनी क्वेश्चंस shall be taken within 48 hours। If an inspection is refused or if any copy required is not furnished within the specified time, the company shall be liable। कंपनी को 25,000 का पेनल्टी
लग जाएगा। यदि कंपनी को इंस्पेक्शन जरूरी है, उसके लिए मना कर रहा है, या कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स का कॉपी मांग रहा है, वो नहीं दे रहा है, उसको 25,000 का फाइन लग जाएगा। सिंपल सा चीज। अब उस ध्यान से सुनिएगा, आपको एकदम याद हो जाएगा। समझिएगा, क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए। ए जनरल मीटिंग में बी कॉल्ड आफ्टर गिविंग अ सर्टेन नोटिस इफ कंसेंट इज गिवन इन राइटिंग बाय नॉट लेस देन 50% ऑफ इट्स मेंबर इंटाइटल्ड टू वोट एट सच मीटिंग। याद रखिए, जनरल मीटिंग शॉर्टर नोटिस में तभी दिया जा सकता है जब 95% और उससे ज्यादा मेंबर्स एग्री हो। यहाँ 50% की बात कर रहा है, तो 50% मेंबर के पास राइट नहीं है कि जनरल मीटिंग का शॉर्टर नोटिस दे सके। 95% मेंबर चाहें तो कर सकते हैं। आंसर होगा फॉल्स। नोटिस ऑफ एवरी मीटिंग ऑफ द कंपनी शैल बी गिवन टू द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ऑडिटर, कंपनी का ऑडिटर को नोटिस दिया जा सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड है, उसका यदि पार्ट है वो, उसको दिया जा सकता है। द आर्टिकल ऑफ ए कंपनी शैल प्रोवाइड द क्वारम फॉर ए मीटिंग। याद रखिएगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोल सकता है कि क्वारम, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितना होना चाहिए मीटिंग के लिए। ये क्वेश्चन आंसर होगा ट्रू। ठीक है। If the quorum is not there within half an hour in a meeting called by requisitionist, shall stand adjourned to the same day in the next week at the same time and place. बोलता है यदि क्वारम, कोई भी जनरल मीटिंग का यदि क्वारम आधा घंटा में नहीं आता है तो वह जनरल मीटिंग नेक्स्ट वीक के लिए पोस्टपोन हो जाती है। एकदम ट्रू है। लेकिन यदि मीटिंग रिक्विजिनिस्ट, कंपनी के मेंबर ने रिक्वेस्ट करके मीटिंग रखी है, तो उस केस में पोस्टपोन नहीं होगी, उस केस में मीटिंग कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि मेंबर्स ने, रिक्विजिनिस्ट मतलब मेंबर्स ने खुद मीटिंग को कॉल किया है। याद रखिएगा, समझ में आया? क्योंकि मीटिंग कॉल बाय रिक्विजिनिस्ट है। 1/10 मेंबर कंपनी का यदि मीटिंग को कॉल करते हैं, 1/10 और उससे ज्यादा, उसके बाद यदि मीटिंग एडजॉर्न हो रही है तब वो कैंसिल हो जाएगी, एडजॉर्न नहीं होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मेंबर ऑफ अ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल इज इंटाइटल्ड टू अपॉइंट अ प्रॉक्सी। याद रखिएगा, यदि कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो प्रॉक्सी अपॉइंट करने का राइट नहीं है। आंसर होगा फॉल्स। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में अपॉइंट सच पर्सन एज ही थिंक फिट टू एक्ट हिज रिप्रेजेंटेटिव एट एनी मीटिंग ऑफ द कंपनी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है। सिंपल सा क्वेश्चन। A demand for poll may be withdrawn at any time by the person who made the demand। एकदम सिंपल सा है, ट्रू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। The e-voting shall remain open for not less than 3 days and shall close at 5 PM on the day preceding the date of general meeting। याद रखिए, e-voting 3 दिन के लिए ओपन होती है। एकदम सही है, ट्रू। Once the resolution is cast by the members by e-voting, he is again allowed to vote। एक बार आप e-voting में वोट दे दिए, दोबारा आप वोट नहीं दे सकते हैं। आंसर होगा फॉल्स। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीएमए इंटर पेपर 6 अंडर कंपनी लॉ के अंदर टॉपिक एजीएम और ईजीएम का एमसीक्यू करेंगे। जो समझाएंगे एकदम ध्यान से सुनिएगा। एजीएम और ईजीएम का एमसीक्यू आपको पूरी तरह याद हो जाएगा। और जितना भी मैं एमसीक्यू कराऊंगा, जो मेरे पेड बच्चे हैं जो 29 रुपीज करके पेमेंट किए हैं, उनको मेरा जो डिस्क्रिप्शन में एमसीक्यू का सीट मिल जाएगा। जो पुराना डिस्क्रिप्शन में नहीं भी लगा हुआ है तो अटैच हो जाएगा। जो नए भी ज्वाइन करेंगे उसको पुराना वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली क्लास में आ रहे हैं, ध्यान से सुनिए, फील कीजिए कि लॉ बहुत इजी चीज है, तो आपको पढ़ने भी मजा आएगा, समझने में भी मजा आएगा। देखिए, एजीएम और ईजीएम का डिफरेंस समझिए। शेयर होल्डर लोगों की 2 मीटिंग होती है। कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं, अल्टीमेट ओनर कंपनी के वही होते हैं जो सारा डिसीजन कंपनी का लेते हैं। डायरेक्टर लोग क्या है? डायरेक्टर लोग सिर्फ कंपनी का मैनेजमेंट देखते हैं। उन लोग, डायरेक्टर मीन्स द पर्सन हु कंट्रोल द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर लोग का सिर्फ इतना ही जिम्मेदारी कि कंपनी का मैनेजमेंट को देखा जाए। अल्टीमेट ओनर शेयर होल्डर ही रहते हैं। ठीक है, सारा डिसीजन शेयर होल्डर लोगों का ही रहता है। ठीक है, तो शेयर होल्डर लोगों की 2 मीटिंग होती है। एक होती है एनुअल जनरल मीटिंग, जो हर साल सितंबर एंड तक होती है।
मान के चलिए जो गैप है मैं समझाऊंगा आपको कब कब होती है। आप मान के चलिए शेयर होल्डर लोग हर साल एक बार सितंबर में मिलते हैं और कंपनी का सारा फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मैटर जो भी इंपॉर्टेंट मैटर लगता है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक आइटम है वो जरूर डिस्कस होते हैं एजीएम में, आगे बताएंगे। अब एजीएम क्या होता है, देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सपोज एजीएम के लिए कंपनी वेट नहीं कर सकता है, अभी जनवरी महीना चल रहा है और एजीएम होगा सितंबर महीना में, लेकिन कंपनी का कोई स्पेसिफिक मैटर है, कोई इंपॉर्टेंट मैटर है जिसमें डिसीजन लिया जाएगा शेयर होल्डर का, तो कंपनी क्या करेगा, ईजीएम करेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कर देगा, मतलब शेयर होल्डर लोग एक मीटिंग कर देगा ईजीएम बुला के, और उसमें मैटर को डिस्कस करके डिसीजन ले लिया जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया। एजीएम और ईजीएम अल्टीमेट शेयर होल्डर लोग की मीटिंग होती है, और एक होती है बोर्ड मीटिंग जो डायरेक्टर लोग की मीटिंग होती है, उसको बोलते हैं बोर्ड मीटिंग। ठीक है, अब देखिए डायरेक्टली मैं क्वेश्चन में आ रहा हूं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, समझिए चीजों को, सब समझ में आएगा, लो बहुत इजी है। एवरी कंपनी अदर देन and days shall in each year held a annual general meeting, a general meeting as it called AGM। ये बोल रहा है कि कौन सी कंपनी है जो एजीएम करती है, लेकिन क्वेश्चन में बोलता है एवरी कंपनी अदर देन मतलब वह कंपनी जो एजीएम नहीं करती है हर साल, जिसको साल में एक एजीएम करने की जरूरत नहीं है। तो एवरी कंपनी अदर देन एन ओपीसी वन पर्सन कंपनी सेल इन ईच ईयर हेल्ड एन जनरल मीटिंग एज इट कॉल्ड एज। मतलब एजीएम करने का जो रिक्वायरमेंट है, वो जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है एजीएम का, वो वन पर्सन कंपनी पे कंप्लाई नहीं होता। मतलब वन पर्सन कंपनी को एजीएम करने का दरकार नहीं होता। क्यों दरकार नहीं होता है? क्योंकि वन पर्सन कंपनी में मेंबर एक ही रहता है, शेयर होल्डर एक ही रहता है। एक आदमी अकेला मीटिंग करके क्या डिसीजन लेगा, इसीलिए वन पर्सन कंपनी के ऊपर एजीएम का कंसेप्ट को नहीं इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, अब एजीएम के बारे में समझे क्या होता है। कंपनी अपना फर्स्ट एजीएम ना, जब कंपनी इनकॉर्पोरेशन होता है उसके मैक्सिमम 18 महीना का गैप मिल सकता है। 18 महीना के अंदर उसको एक एजीएम करना ही पड़ेगा, याद रखिएगा। दूसरा रूल बोलता है 2 एजीएम के बीच 15 महीना से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता है, लेकिन आरओसी के पास पावर है मैक्सिमम 3 महीना का गैप वो दे सकता है। और एक सिंपल सा प्रोविजन बोलता है कंपनी को हर फिनेंशियल ईयर के एंड से 6 महीना के अंदर एक एजीएम करना ही पड़ेगा। फिनेंशियल ईयर के एंड से 6 महीना तक, मतलब यदि आपका फिनेंशियल ईयर मार्च में खत्म हो रहा है तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर एंड तक आपको एजीएम करना ही पड़ेगा। 2 आरओसी के पास पावर है, उसको भी मैक्सिमम 3 महीना तक एक्सटेंशन कर सकता है, याद रखिएगा। लेकिन फर्स्ट एजीएम कंपनी अपना 9 मंथ तक करेगा, फिनेंशियल ईयर से 9 मंथ तक करेगा, तब भी वैलिड है, याद रखिएगा। पहला एजीएम कंपनी अपना फिनेंशियल ईयर के 9 मंथ तक करेगा, तब भी वैलिड है, याद रखिएगा। और लिस्टेड कंपनी, और एक लिस्टेड कंपनी के लिए एक प्रोविजन मैं जो बता रहा हूं उसको सुनिए, फिर अपने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लिस्टेड कंपनी के लिए बोला गया जो एजीएम में जो भी डिस्कस होगा उसका रिपोर्ट जो है 30 दिन के अंदर आरओसी के पास फाइल होगा। ठीक है, और याद रखिए एजीएम हमेशा बिजनेस आवर में होता है। ठीक है, 9 बजे से 6 बजे तक, और रजिस्टर्ड ऑफिस में होगा या उस स्टेट या उस सिटी में होगा जहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। और नेशनल हॉलिडे में कभी भी एजीएम नहीं हो सकता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोलता है एवरी कंपनी अदर देन डेज सेल इन ईच ईयर हेल्ड एनुअल जनरल मीटिंग। मतलब वह कौन सी कंपनी है जो एजीएम नहीं करती है, यही बोलना चाहता है। वन पर्सन कंपनी को छोड़ के सारी कंपनी एजीएम हेल्ड करती है हर साल, बस यही है। फर्स्ट एजीएम is to be conducted within 9 months from the date of its first financial year। पहला एजीएम क्या होगा, फिनेंशियल ईयर से 9 महीना के अंदर होगा, याद रखिएगा। यदि फर्स्ट एजीएम नहीं होगा तो दूसरा एजीएम होगा, तो फिनेंशियल ईयर से 6 महीना के अंदर आपको करना पड़ेगा। 2 आरओसी के पास आप रिक्वेस्ट करके 3 महीना का एक्सटेंशन ले सकते हो, लेकिन आप यदि रिक्वेस्ट नहीं करते हो आरओसी के पास तो आपको 6 महीना, फिनेंशियल ईयर से 6 महीना के अंदर आपको एजीएम करना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट एजीएम नहीं, दूसरा एजीएम। फर्स्ट एजीएम कब करना पड़ेगा, फिनेंशियल ईयर से 9 महीना के अंदर। ठीक है, द रिपोर्ट ऑफ एजीएम शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्टर विद इन 30 days ऑफ द कंक्लूजन ऑफ एजीएम। हर लिस्टेड कंपनी को अपना एजीएम का रिपोर्ट एमजीटी फॉर्म में आरओसी को फाइल करना पड़ता है 30 दिन के अंदर, जहां से एजीएम होता है वहां से 30 दिन के अंदर। ये प्रोविजन सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए। एजीएम इज नॉट टू बी कंडक्टेड ऑन ए नेशनल हॉलिडे। नेशनल हॉलिडे में एनुअल जनरल मीटिंग नहीं होता है,
याद रखिएगा बिजनेस आवर में होता है 9 बजे से 6 बजे तक। रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ है वहां पर होगा या उच्च स्टेट सिटी में होगा जहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस है। याद रखिए एजीएम के लिए भी आपको 21 दिन का नोटिस देना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए ईजीएम एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ध्यान से सुनिए। ठीक है, ईजीएम बोलना क्या चाहते हैं, देखिए द बोर्ड शेल कंडक्ट द ईजीएम एट द रिक्विजिनिस मेड बाय, मतलब बोर्ड को एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कब कराना पड़ेगा, जब कंपनी का 1/10 शेयर होल्डर लोग अप्लाई करेगा। मतलब यदि कंपनी के पास कंपनी इज हैविंग पेड अप कैपिटल, यदि कंपनी के पास शेयर कैपिटल है तो कम से कम 10%, जो 10% मतलब 10% जो शेयर होल्ड करके रखा है उन लोग यदि अप्लाई करता है बोर्ड को कि हम लोग ईजीएम कराना चाहते हैं, एक शेयर होल्डर लोग की मीटिंग कराना चाहते हैं, तो बोर्ड को उस लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करा के देना पड़ेगा। तो बोर्ड का जिम्मेदारी कब होगा, जब कंपनी का 10% कैपिटल, मतलब जो भले 2 ही शेयर होल्डर हो, कम से कम 10% शेयर होल्ड करके रखे हो, तो टोटल शेयर कैपिटल का 10% जो शेयर होल्ड करके रखे उन लोग यदि अप्लाई करता है बोर्ड के पास कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कराओ, तब बोर्ड उसके लिए कराना पड़ेगा बोर्ड को। ठीक है, तो कम से कम 10% कैपिटल जो होल्ड करके रखा है उन लोग रिक्विजिनिस करेंगे। ठीक है, सेकंड बोलता है द बोर्ड is to proceed to call an EGM within 21 days of the receipt of valid requisition। ठीक है, यदि बोर्ड को रिक्विजिनिस दिया गया है तो बोर्ड क्या करेगा, अपना प्रोसीडिंग चालू कर देगा। बोर्ड को जैसे ही मिला, बोर्ड वहां से 21 दिन का ईजीएम का नोटिस सारा शेयर होल्डर को भेज देगा। और जैसे 21 दिन का नोटिस भेज देता है, लेकिन बोर्ड का जिम्मेदारी है कि जैसे नोटिस भेजा, जैसे रिक्विजिनिस मिला, वहां से 45 दिन के अंदर उसको ईजीएम कराना ही पड़ेगा। यदि बोर्ड ऐसा नहीं करता है तो कंपनी का जो रिक्विजिनिस्ट है, जो शेयर होल्डर लोग खुद ही उन लोग 45 दिन के अंदर, 3 महीना के अंदर, 3 मंथ्स के अंदर ईजीएम होल्ड कर सकता है। चीजों को समझिए, बहुत सिंपल सा चीज है। बोलते हैं ईजीएम के लिए बोर्ड के पास रिक्वेस्ट कितना दिन करेगा, 1/10, जो 1/10 कैपिटल ऑफ द कंपनी, 1/10 शेयर होल्डर अप्लाई करेगा। मतलब वह शेयर होल्डर लोग जो कम से कम 10% कंपनी का शेयर होल्ड करके रखा है, उन लोग बोर्ड के पास रिक्विजिनिस्ट करेगा ईजीएम के लिए। अब बोर्ड क्या करेगा, प्रोसीड करेगा, बोर्ड 21 दिन का नोटिस सब शेयर होल्डरों को दे देगा। The EGM shall be conducted by the board within 45 days from the date of the receipt of a valid requisition। बोर्ड को EGM कब कराना पड़ेगा, जब वो रिक्विजिनिस्ट लिया वहां से क्या करेगा, 21 दिन का नोटिस भेज देगा कि 21 दिन बाद ईजीएम होगा, लेकिन उसको ईजीएम 45 दिन के अंदर कंप्लीट कराना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, जो मैक्सिमम ड्यूरेशन बोर्ड को दे दिया गया है कि आप 45 दिन में कराइए। यदि बोर्ड नहीं करा पाता है तो जो रिक्विजिनिस्ट भेजता है, जो मेंबर लोग खुद ही होल्ड कर लेगा 3 महीना के अंदर। ठीक है, इफ द बोर्ड डज नॉट कंडक्ट द एजीएम, द रिक्विजिनिस्ट देमसेल्फ कंडक्ट द मीटिंग विदिन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्विजिनिस्ट। सिंपल सा चीज है, बहुत सिंपल सा चीज है, चीज को समझिए। ठीक है, आगे देखिए, ईजीएम का जब डिटेल चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तब आपको और मजा आएगा सुनने में। फिलहाल सिर्फ एमसीक्यू के लिए इतना याद रखिएगा, ईजीएम के लिए कम से कम 10% जो शेयर होल्ड करके रखे वो लोग अप्लाई करेगा। और द बोर्ड इज टू प्रोसीड टू कॉल एन ईजीएम, बोर्ड कब प्रोसीड करेगा, 21 दिन, 21 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ द वैलिड रिक्विजिनिस्ट। याद रखिए विदिन 21 दिन के अंदर बोर्ड को करना ही पड़ेगा, जब तभी 21 दिन के अंदर। और याद रखिएगा द EGM shall be conducted by the board within 45 days from the date of the receipt of a valid requisition। 45 दिन का लिमिट है बोर्ड के पास। ठीक है, 21 दिन का लिमिट है कि 21 दिन के अंदर बोर्ड उसको नोटिस भेज देगा, भैया 21 दिन के अंदर EGM कराना है, तो 21 + 21 का फायदा मिल गया, मतलब 45 दिन तक बोर्ड EGM को कराना ही पड़ेगा। यदि बोर्ड नहीं कराया तो 3 महीना के अंदर शेयर होल्डर खुद कर लेगा। ठीक है, एक द लास्ट क्वेश्चन है, द कंपनी इज बाउंड टू गिव द लिस्ट ऑफ मेंबर्स विद देयर रजिस्टर्ड एड्रेस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ वैलिड रिक्विजिनिस्ट। सिंपल सा चीज है। एक एग्जांपल सुनिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा डेट को लेकर। ठीक है, सपोज 1 जनवरी को कंपनी का 10% जो है मेंबर्स लोग, 10% मेंबर जो शेयर होल्ड करके रखे 10%, बोर्ड के पास रिक्वेस्ट करते 1 जनवरी को कि मेरा हमको EGM कराना है। ठीक है, अब बोर्ड का क्या जिम्मेदारी है, विदिन 21 डेज, मतलब 21 जनवरी तक वो डायरेक्टर जो शेयर होल्डर है उन लोगों को नोटिस भेज देगा कि 21 जनवरी तक, मतलब
21 जनवरी से पहले ही वो सबको नोटिस भेजेगा, लेकिन लास्ट से लास्ट वो 21 जनवरी तक भेज सकता है कि हम 21 दिन के अंदर, 21 दिन का नोटिस होता है एजीएम का, तो 21 जनवरी तक बोर्ड का जिम्मेदारी है कि एजीएम का नोटिस भेज दे। लेकिन बोर्ड को 45 दिन, 45 दिन मतलब 1 जनवरी का नोटिस है, वहां से 45 दिन हो गया आपका 14 फरवरी, 14 फरवरी तक उसको एजीएम कराना ही पड़ेगा। ठीक है, यदि बोर्ड 14 फरवरी तक नहीं कराया तो 3 मंथ्स, याद रखिएगा 3 मंथ्स मतलब मार्च एंड, जनवरी पूरा, 1 जनवरी का तो पूरा 1 महीना हो गया, फरवरी 1 और मार्च एंड तक जो मेंबर्स लोग खुद ही वो मीटिंग को हेल्ड कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। गुड इवनिंग। आज सीएमए इंटर पेपर 6 लॉ एंड एथिक्स में कंपनी लॉ के अंदर, हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट पढ़ेंगे। आगे फंडा समझ लीजिए कि प्राइवेट प्लेसमेंट होता क्या है, फिर आप उसका एमसीक्यू खुद आराम से लिख पाइएगा। ठीक है, देखिए प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है। प्राइवेट प्लेसमेंट एक फंड रेज करने का, एक फंड जुगाड़ करने का एक तरीका है जो प्राइवेट कंपनी फॉलो करता है। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है, प्राइवेट कंपनी एक सिलेक्टेड पर्सन को, जिसको वो पहचानता है उसको सिलेक्टेड पर्सन बोलते हैं, सिलेक्टेड पर्सन को अपना कंपनी का शेयर ऑफर करता है। कुछ एक स्पेसिफिक पर्सन को बोलता है कि तुम मेरा कंपनी में इन्वेस्ट करो, तो सामने वाला को बोलता है आप मेरा कंपनी में यदि इन्वेस्ट करोगे तो हम अपना कंपनी का शेयर देंगे और बाद में मेरा कंपनी का शेयर का दाम बढ़ेगा तो आपको फायदा होगा। ठीक है, तो जनरली जो कंपनी अच्छा होता है और छोटा कंपनी होता है प्राइवेट कंपनी टाइप, तो उन लोग प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू फंड रेज कर लेता है। ठीक है, तो जो सिलेक्टेड पर्सन है उसको लगता है कि हाँ ये कंपनी ग्रो करेगा फ्यूचर में, तो उसमें उन लोग कुछ शेयर खरीद लेते हैं और उस शेयर के बदले कंपनी को पैसा दे देते हैं। तो प्राइवेट प्लेसमेंट एक सिंपल सा तरीका है कंपनी के लिए फंड रेज करने का। इसमें क्या होता है, कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट में प्राइवेट कंपनी मैक्सिमम 200 आदमी को शेयर अलॉट कर सकता है। एक बार जब प्राइवेट प्लेसमेंट करता है 1 साल में, तो मैक्सिमम 200 आदमी को शेयर इशू कर सकता है। लिमिट है, प्राइवेट कंपनी का एक लिमिट बनाया गया कि आप मैक्सिमम कितना आदमी से शेयर, मतलब शेयर इशू कर सकते हो, मैक्सिमम कितना आदमी को। तो सिंपल सा बात है, प्राइवेट कंपनी क्यों 200 बनाया गया, क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम जो शेयर होल्डर होते हैं वो 200 ही रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रह सकते। लॉजिक को समझिए। तो प्राइवेट कंपनी एक प्राइवेट प्लेसमेंट मैक्सिमम 200 आदमी को कर सकता है, और एक बार जो शेयर इशू करेगा कम से कम 20,000 रुपया का करेगा। ध्यान से सुनिएगा, मैक्सिमम 200 आदमी को शेयर अलॉट कर सकता है, और एक बार जो शेयर एक आदमी को इशू करेगा कम से कम 20,000 का होना चाहिए। अब शेयर कब इशू करेगा, याद रखिए जैसे उससे पैसा लेगा प्राइवेट कंपनी, वहां से 60 डेज के अंदर, जब पैसा ले लिया सामने वाला शेयर होल्डर से, वहां से 60 दिन के अंदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को उस शेयर होल्डर को शेयर देना पड़ेगा, याद रखिएगा। और यदि 60 दिन के अंदर उसको शेयर नहीं देता है तो नेक्स्ट 15 डेज के अंदर उसको पैसा वापस करना पड़ेगा। आपने शेयर के बदले पैसा लिया था तो आपको शेयर इशू करना पड़ेगा 60 दिन के अंदर, और यदि आप 60 दिन के अंदर उसको शेयर नहीं दे पा रहे हो कंपनी, तो उसको 15 दिन के अंदर, मतलब 75 डेज टोटल, उसको पैसा वापस करना पड़ेगा। और यदि 15 दिन में भी आप नहीं दिए तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा। 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका लग जाएगा, जितना पैसा आपने लिया है उस सब्सक्राइबर से उसको 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब एमसीक्यू पढ़ते हैं। देखिए आपको सारा चीज मैं बता दी हूँ, अब मजा आएगा पढ़ने में। देखिए पहला एमसीक्यू बोलते हैं प्राइवेट कंपनी सेल बी मेड नॉट मोर देन 10 पर्सन इन एग्रीगेट इन ए फाइनेंशियल ईयर। सॉरी देखिए क्या लिखा है, द प्राइवेट प्लेसमेंट। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोला है, द प्राइवेट प्लेसमेंट सेल बी मेड नॉट मोर देन 200% इन एग्रीगेट इन फाइनेंशियल ईयर। मतलब एक बार में मैक्सिमम 200 जन को प्राइवेट प्लेसमेंट किया जा सकता है, यही चीज बताया था मैंने। And the value of offer of invitation per person shall be not less than 20,000 of face value of the securities। तो एक आदमी को कम से कम 20,000 जो है 20,000 का शेयर दिया जाएगा, और फेस वैल्यू का शेयर 20,000, कम से कम 20,000 का फेस वैल्यू का शेयर उसको लेना पड़ेगा।
याद रखिए। तो मैक्सिमम प्राइवेट प्लेसमेंट 200 आदमी को हो सकता है और एक जन को कम से कम 20,000 का शेयर्स लेना पड़ेगा। and the company allots securities within 60 days from the date of receipt of the application money। कंपनी को शेयर जो अलॉट करना पड़ेगा 60 दिन के अंदर। कंपनी को शेयर कब अलॉट करना पड़ेगा? 60 डेज के अंदर। If the company is not able to allot security, the application money shall be refundable within 15 days from the date of application of 60 days। मतलब याद रखिएगा, एप्लीकेशन जब से आपने लिया है मतलब 60 दिन में आपको क्या करना पड़ेगा? शेयर इशू करेगा। और यदि आप 60 दिन में शेयर नहीं इशू कर सके तो 15 दिन में आपको उसका पैसा रिफंड करना पड़ेगा। और इफ द एप्लीकेशन मनी इज नॉट रिफंडेबल विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, स्पेसिफाइड टाइम मतलब 60 + 15 75 दिन, द कंपनी शेल बी लायबल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर annum फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 16 डेज के बाद से उसका इंटरेस्ट लग जाएगा 12% के बाद, यदि वो पैसा को रिफंड नहीं कर पाता है टाइमली, मतलब 15 दिन के अंदर। ये प्राइवेट प्लेसमेंट का सिंपल सा ज्ञान था। अब नेक्स्ट टॉपिक में आते देखिए, एक तो वेरी शॉर्ट नोट मैंने बनाया है। प्राइवेट प्लेसमेंट जो मैक्सिमम लिमिट 200% है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर जो इनवाइटेड है, मिनिमम वैल्यू ऑफ शेयर इनवाइटेशन या शेयर ऑफर का जो मिनिमम वैल्यू होगा कम से कम 20,000। मिनिमम वैल्यू ऑफ शेयर इनवाइटेशन कितना होगा? कम से कम 20,000। अलॉट शेयर कब अलॉट करना पड़ेगा? 60 डेज फ्रॉम रिसीविंग एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी जब लिया है वहां से 60 दिन के अंदर आपको शेयर देना पड़ेगा और रिफंड करना पड़ेगा विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर। यदि आपने 60 दिन के अंदर शेयर अलॉट नहीं किया तो पैसा वापस करना पड़ेगा, और यदि पैसा नहीं वापस किए तो 12% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लग जाएगा। सिंपल सा चीज था। अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, शेयर कैपिटल। ध्यान से सुनिए शेयर कैपिटल का। देखिए, 2 काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। आज के दिन कंपनी का 2 प्रकार का जनरली शेयर कैपिटल होता है। एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल जनरली क्या होता है? इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट मिलता है प्लस डिविडेंड राइट मिलता है इन केस ऑफ प्रॉफिट। यदि कंपनी प्रॉफिट करेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को हम लोग डिविडेंड देंगे। लेकिन प्रेफरेंस शेयर कौन होते हैं? उन लोगों को डिविडेंड राइट मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ कैपिटल। वो जितना पैसा लगाते हैं उनके परसेंटेज के बेसिस में मिलता है। कंपनी प्रॉफिट हो, कंपनी को लॉस हो, उससे कोई मतलब नहीं है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वो जितना पैसा लगाएंगे, जितना परसेंटेज का बात हुआ है उससे उतना डिविडेंड देना पड़ेगा। तो प्रॉफिट हो नहीं हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जनरली आप ये चीज जान लीजिए कि 2 प्रकार का शेयर कैपिटल होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। टू टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। फर्दर इक्विटी शेयर होल्डर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है विथ वोटिंग राइट, एक होता है विथ डिफरेंशियल राइट। विथ वोटिंग राइट मतलब वह इक्विटी शेयर होल्डर जिसके पास सिर्फ वोटिंग राइट है, और विथ डिफरेंशियल राइट मतलब वह इक्विटी शेयर जो एक चीज को चूज कर सकते हैं, या हमको वोटिंग राइट लेना है या वोटिंग राइट हमको नहीं लेना है, हमको डिविडेंड का राइट लेना है। तो उसके पास डिफरेंशियल है, माने जो चाहे वो ऑप्शन वो ऑप्ट कर सकते हैं, वोटिंग राइट या डिविडेंड का राइट। ठीक है, आगे देखिए, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, ए शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इंक्लूड्स स्टॉक। ये सबको पता है, शेयर में स्टॉक मिला हुआ रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिगार्ड टू शेयर सर्टिफिकेट। The company secretary shall issue the share certificate। कंपनी सेक्रेटरी कभी भी शेयर सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकता। कंपनी सेक्रेटरी कंपनी का एम्प्लॉय है, न डायरेक्टर है न शेयर होल्डर है, तो उसके पास राइट नहीं है कि कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट इशू कर सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, इफ ए कंपनी डज नॉट हैव ए कॉमन सील देयर शेयर सर्टिफिकेट शैल बी साइन बाय। देखिए, कॉमन सील का कंसेप्ट पहले होता था, आज के दिन ये कंसेप्ट हट गया, फिर भी इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है। तो ये जान लीजिए कि आज के दिन शेयर सर्टिफिकेट 2 डायरेक्टर साइन कर सकते हैं, या एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी साइन कर सकता है। तो शेयर सर्टिफिकेट जनरली 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, या एक डायरेक्टर एंड प्लस एक कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी में एक ही कंपनी सेक्रेटरी होता है। क्वेश्चन नंबर 13, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, द बोनस शेयर में बी इशूड आउट ऑफ द फॉलोइंग। कंपनी बोनस शेयर क्या चीज से देगा? बोनस कंपनी देता है फ्री रिजर्व से, या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से। यस, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से भी दे सकता है, या कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट से भी दे सकता है। मतलब तीनों चीजों से कंपनी बोनस दे सकता है। सिंपल सा चीज है, फ्री रिजर्व से भी दे सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से भी दे सकता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट से भी दे सकता है। आंसर होगा ऑल ऑफ द 4।
एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, किसी भी एक चीज से कंपनी डिविडेंड बोनस दे सकता है, एनी ऑफ द, किसी भी एक तरीके से कंपनी बोनस दे सकता है, सिंपल सा चीज है। फॉर विच पर्पस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन बी यूटिलाइज, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट किस चीज के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, प्रीमियरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बायबैक ऑफ शेयर, बायबैक ऑफ शेयर के लिए भी कंपनी ये सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकता है, बोनस शेयर के लिए भी यूज कर सकता है। तो एनी ऑफ द अबव आंसर होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, एनी शेयर इशूड बाय अ कंपनी एट अ डिस्काउंट प्राइस शैल बी वॉइड, कंपनी कभी भी शेयर डिस्काउंट प्राइस में इशू नहीं कर सकता, प्रीमियम में दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी का सपोज शेयर का दाम है 10 रुपया, कंपनी 12 रुपया में शेयर इशू कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंपनी का शेयर का दाम 10 रुपया और कंपनी चाहेगा हम 9 रुपया में इशू करते हैं, फेस वैल्यू सपोज 10 रुपया है, बुक वैल्यू उसका 10 रुपया है, कंपनी कम प्राइस में अपना शेयर इशू नहीं कर सकता है लॉस करके, याद रखिए वो वॉइड है। The share certificate shall be delivered by a company within a period of 2 months from the date of allotment। याद रखिए यदि फ्रेश शेयर सर्टिफिकेट कंपनी को इशू करना पड़ता है तो 2 महीना में इशू करना पड़ता है, और डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट 3 महीना में इशू करना पड़ता है, बस याद रखिएगा। इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी द डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट shall be issued within a period of 3 months। फ्रेश शेयर सर्टिफिकेट कंपनी को 2 महीना में इशू करना पड़ता है, और डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट कंपनी 3 महीना में इशू कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 में एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, मतलब बोलना चाहता है एक प्राइवेट कंपनी फिजिकल फॉर्म में, प्राइवेट कंपनी फिजिकल फॉर्म में यदि अपना शेयर ट्रांसफर करना चाहता है तो फॉर्म SH4 के थ्रू करेगा। याद रखिए कंपनी अपना शेयर ट्रांसफर करना चाहता है फिजिकल फॉर्म में तो उसके लिए फॉर्म SH4 है, बस। रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, यदि किसी एम्प्लॉय का, या देखिए रजिस्टर मेंटेन होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन क्या होता है, एम्प्लॉय को यदि शेयर दिया जाता है तो उसका एक रजिस्टर मेंटेन होता है, तो रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन इज मेंटेन इन SS6 सॉरी, SS7 है, कंपनी यदि कैपिटल बढ़ाता है तो उसका फॉर्म होता है। याद देखिए रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन मेंटेन होता है SS6 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए द कंपनी सेल नॉट इश्यू स्वीट इक्विटी शेयर्स फॉर मोर देन 15% ऑफ एग्जिस्टिंग पेड अप शेयर कैपिटल। याद रखिए 15% जो एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल है उससे ज्यादा का स्वीट इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी नहीं इशू कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 पर, इफ द शेयर होल्डर नॉट लेस देन 10% ऑफ द इशूड शेयर ऑफ, देखिए क्या बोलना चाहता है, थोड़ा सा मिसिंग है यहाँ पर, ये लिखना पड़ेगा आपको। देखिए देखिए कैसे लिखना है मैं ये बता दे रहा हूं, ठीक है, सुनिए ध्यान से। देखिए ध्यान से सुनिए, इफ द शेयर होल्डर नॉट लेस देन 10% ऑफ द इशूड शेयर डिड नॉट कंसेंट विद द वेरिएशन, यदि कंपनी शेयर होल्डर के राइट में कुछ वेरिएशन करता है और शेयर होल्डर 10% से जो कम शेयर होल्डर है उस चीज के लिए एग्री नहीं होते हैं तो वो ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकते हैं, एनसीएलटी को आज के दिन अप्लाई कर सकते हैं। तो यही होगा, इफ द शेयर होल्डर डिड नॉट, इफ द शेयर होल्डर नॉट लेस देन 10% ऑफ द इशूड शेयर did not consent with the variation, such shareholder may apply to the tribunal for variation cancel। वेरिएशन जो कंपनी किया उसके कैंसिल के लिए एनसीएलटी नेशनल कंपनी जो है लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी का होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास अप्लाई कर सकते हैं आज के दिन। अब देखिए वेरी शॉर्ट, क्वेश्चन को जो मैं पढ़ाया उसको एकदम शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, खाली सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, याद हो जाएगा आपको, ठीक है। बोनस शेयर किससे दिया जाता है, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स। टाइम लिमिट इशू डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, यदि डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करना है तो 3 महीना है, फ्रेश शेयर सर्टिफिकेट है तो 2 महीना के अंदर करना पड़ेगा। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट आप याद रखिएगा 3 महीना है। SH4 क्या है, शेयर ट्रांसफर फॉर्म है, और SS6 है रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का एक रजिस्टर है, ठीक है। अब आ जाइए ट्रू फॉल्स में, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब।
ठीक है, ट्रू फॉल्स ध्यान से सुनिएगा, क्या ट्रू है क्या फॉल्स, पहले सुनेंगे तो याद। क्वेश्चन नंबर 23, the company shall not convert equity shares with voting right into equity shares with differential right and vice versa। सही बात है, कंपनी कन्वर्ट नहीं कर सकता है वोटिंग राइट का इक्विटी शेयर होल्डर को डिफरेंशियल राइट के साथ, एकदम सही बात है, ट्रू। The board of directors is not required to disclose in the board report about the issue of equity shares। बस इतना याद रखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी कभी भी किसी प्रकार का भी शेयर इशू करता है तो उसका बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोजर देना पड़ता है। ये बात गलत है, याद रखिए, कंपनी कभी भी शेयर इशू करेगा तो उसका कंपनी का जो बोर्ड रिपोर्ट बनता है उसमें डिस्क्लोज होता है। क्वेश्चन नंबर 25, the holder of equity shares with differential rights shall have the right of getting bonus share। राइट, एकदम सही बात है, जो इक्विटी शेयर डिफरेंशियल राइट में जो शेयर लेता है उसके पास राइट है बोनस पाने का भी और राइट इशू पाने का भी, एकदम ट्रू है। ए कंपनी कैन इशू ए शेयर एट ए डिस्काउंट, कंपनी कभी भी शेयर डिस्काउंट में नहीं इशू कर सकता है, ये बात एकदम गलत। बोलता है कि कंपनी शेयर डिस्काउंट में इशू कर सकता है, कभी भी नहीं कर सकता है कंपनी शेयर डिस्काउंट। Question number 27, the security premium account can be utilized for the purchase of its own shares। मतलब कंपनी अपना शेयर खुद खरीदना चाहता है, बायबैक करना चाहता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यूज कर सकता है, एकदम सही बात है, कंपनी बायबैक में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यूज कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 28, नो रिडक्शन ऑफ कैपिटल शैल बी मेड इफ द कंपनी इज इन एरियर इन पेमेंट इन रीपेमेंट ऑफ एनी डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय इट। बोलता है कंपनी का लोन का पैसा कुछ चुकाना बाकी है और कंपनी रिडक्शन ऑफ कैपिटल करना चाहता है, कभी नहीं कर सकता रिडक्शन ऑफ कैपिटल यदि कंपनी का कोई भी पैसा एरियर है, कोई भी उधार बाकी है, कंपनी अपना कैपिटल को कम करना चाहता है, नहीं कर सकता। आगे आप पुराना लायबिलिटी को खत्म कीजिए, उसके बाद रिडक्शन ऑफ कैपिटल अलाउ होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, a company limited by shares or limited by guarantee may by ordinary resolution reduce its capital। याद रखिए, कंपनी का कैपिटल रिडक्शन के लिए हमेशा स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से कभी भी कैपिटल रिडक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, the cancellation of shares shall not be deemed to be reduction of share capital, एकदम ट्रू। अब क्वेश्चन नंबर 31 में आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, where the dividend is not paid to the preference shareholder for a period of 3 years or more। 3 साल तक प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आपने डिविडेंड दिया ही नहीं, they shall have a right to vote on all the resolution placed before the meeting। याद रखिए, 3 साल तक आप डिविडेंड नहीं दिए हैं तब प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रिजोल्यूशंस में जो रिजोल्यूशन पास होता है उसमें वोट करने का अधिकार बन जाता है। आंसर ट्रू। बोनस शेयर शैल बी इशूड बाय ए रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, मतलब रिवैल्यूएशन रिजर्व से कंपनी बोनस शेयर देना चाहता है, कंपनी कभी भी रिवैल्यूएशन रिजर्व से बोनस इशू नहीं कर सकता है, याद रखिएगा, फॉल्स होगा। याद रखिए, बोनस शेयर शैल बी इशूड बाय ए रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, फॉल्स, ठीक है। थैंक यू। गुड इवनिंग। सीए में इंटर पेपर 6 लॉ एंड एथिक्स में आज एमसीक्यू करेंगे प्रोस्पेक्टस, जो आपका कंपनीज एक्ट 2013 में है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक प्रोस्पेक्टस। मेरा आगे प्रोस्पेक्टस का क्लास देखिएगा, 10 से 15 मिनट का क्लास है, 10 मिनट का ही है, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा प्रोस्पेक्टस में। उसके बाद ये एमसीक्यू देखिएगा तो आपको मजा आएगा और ऐसे भी आपको समझ में पूरा आएगा, वो नहीं भी देखेंगे तो डायरेक्टली समझ में आएगा। और ध्यान से सुनिएगा, सारा एमसीक्यू आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका एमसीक्यू ध्यान से सुनिए, ठीक है। और मेरा क्लास चाहिए तो मेरा चैनल में जाके आप यूट्यूब में लेवल 2 में ज्वाइन कर लीजिए।
ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, पहला क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, दिस इज अ प्रोस्पेक्टस which does not include complete particular of the quantum and price of the security। बोलता है किस प्रोस्पेक्टस में क्वांटियम एंड प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज, मतलब कितना क्वांटिटी का आप शेयर इशू कर रहे हैं और किस प्राइस का शेयर इशू कर रहे हैं, किस प्रोस्पेक्टस में ये चीज नहीं रहता है। रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस में ये चीज नहीं रहता है, क्योंकि रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस बुक बिल्डिंग कंसेप्ट को यूज करता है। बुक बिल्डिंग कंसेप्ट में प्राइस बैंड इशू कर देता है, पब्लिक बिडिंग करता है, उसके हिसाब से होता है। तो इसके लिए मेरा क्लास देखिएगा, प्रोस्पेक्टस आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल से आपको इतना यहाँ पर याद रखना है कि किस प्रोस्पेक्टस में क्वांटियम कितना शेयर इशू कर रहे हैं और कितना प्राइस में शेयर इशू कर रहे हैं, दो चीज मिसिंग है, उसको बोलते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। यदि किस प्रोस्पेक्टस में क्वांटियम एंड प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी मिसिंग है, उस प्रोस्पेक्टस को रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बोलेंगे। सिंपल सा चीज। क्वेश्चन नंबर 2, a company filing a sell prospectus is required to file an information memorandum in form number 6। यदि कंपनी कोई सेल प्रोस्पेक्टस फाइल कर रही है तो वो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम मतलब सेल प्रोस्पेक्टस का डॉक्यूमेंट, तो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फॉर्म PS2 में फाइल करेगी ROC को 1 मंथ के अंदर। तो इंफॉर्मेशन सेल प्रोस्पेक्टस में सेल प्रोस्पेक्टस और इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम एक चीज है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सेल प्रोस्पेक्टस में जब इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल कर रहे हैं वो फॉर्म PS2 में फाइल होगा और 1 महीना के अंदर ROC में फाइल होगा, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से सुनिए। देखिए, जनरली 4 प्रकार का प्रोस्पेक्टस होता है। एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, सेल प्रोस्पेक्टस, डीम प्रोस्पेक्टस और एवरेज प्रोस्पेक्टस। मेरा प्रोस्पेक्टस का क्लास सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये 2 क्वेश्चन के लिए आपको इतना याद रखना है, यदि किस प्रोस्पेक्टस में क्वांटियम एंड प्राइस मिसिंग है उसको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बोलेंगे। सेल प्रोस्पेक्टस में जो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल होता है वो फॉर्म PS2 में फाइल होता है और 1 महीना के अंदर ROC में फाइल होता है, बस। दिस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम शैल बी डीम्ड टू बी, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। सिंपल सा चीज है। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रमोटर ऑफ एवरी पब्लिक कंपनी मेकिंग ए पब्लिक ऑफर होल्डिंग सच सिक्योरिटी ओनली इन डेज फॉर्म। याद रखिएगा, प्रमोटर्स जो है पब्लिक कंपनी का जो शेयर इशू कर रहा है पब्लिक में, वो अपना शेयर को कहाँ रखेगा? डिमेटेरियलाइज फॉर्म में रखेगा, मतलब डीमेट फॉर्म में रखेगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपना शेयर को रखेगा, तभी तो पब्लिक का जो शेयर होल्डर का डीमेट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर कर पाएगा। तो डिमेटेरियलाइज फॉर्म में शेयर रखा जाता है आज के दिन। Question number 5. The prospectus shall contain a report by a chartered accountant upon the profit or loss of each of 5 financial year। याद रखिए, प्रोस्पेक्टस में जो फिनेंशियल डाटा दिया रहता है उसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट रहती है जो 5 साल का बैलेंस शीट को, पुराना 5 साल का बैलेंस शीट को एनालिसिस करके बनाता है। तो प्रोस्पेक्टस में जो रिपोर्ट रहती है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट कितने साल की बैलेंस शीट PL अकाउंट के बेसिस में रहती है? 5 साल के बैलेंस शीट PL अकाउंट के बेसिस में रहती है। याद रखिएगा, मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस अट्रैक्ट लायबिलिटी। याद रखिए, जो प्रोस्पेक्टस इशू कर रहा है यदि उसमें कुछ गलती कर रहा है, कंपनी इशू कर रहा है, गलती कर रहा है, ईश्वर सपोज कंपनी है, तो मिस स्टेटमेंट यदि प्रोस्पेक्टस में कुछ गलती करेगा तो जिम्मेदारी भी कंपनी का होगा। याद रखिए, जो प्रोस्पेक्टस को इशू कर रहा है गलती का जिम्मेदारी उसी का है। सारा क्वेश्चन मैं शॉर्ट में करा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। नो क्वांटियम एंड प्राइस, यदि किसी प्रोस्पेक्टस में क्वांटियम एंड प्राइस नहीं है, मिसिंग है, उसको बोलते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इज नोन एज प्रोस्पेक्टस, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। ये ROC में 1 महीना के अंदर फॉर्म PS3 में फाइल होता है। याद रखिएगा, ये PS3 लिखा हुआ, ये PS2 होगा, गलती से PS3 लिखा है, ये PS2 होगा। PS3 में अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट का फॉर्म होता है PS3, याद रखिएगा। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फॉर्म PS2 में 1 महीना के अंदर ROC में फाइल होता है, ठीक है। प्रोमोटर सिक्योरिटी को किस फॉर्म में होल्ड करता है? डीमेट फॉर्म में होल्ड करता है। सीए रिपोर्ट कितना साल का बैलेंस शीट के बेसिस में रहता है? 5 साल का बैलेंस शीट के बेसिस में रहता है। याद रखिए कि ये PS2 होगा, ठीक है। थैंक यू। गुड इवनिंग। आज CMA इंटर पेपर 6 लॉ एंड एथिक्स में एथिक्स का MCQ कराऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, MCQ आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एथिक्स का मैं शॉर्ट समरी करा दिया हूँ।
इसको आप देख लीजिएगा, आपका पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा एथिक्स। और एक चीज मैं बताने वाला हूँ, जिस बंदे को सीएमए इंटर का ऑल पेपर का एमसीक्यू चाहिए विथ नोट्स एंड लॉ एंड ऑडिट का पूरा क्लास, आईडीटी का पूरा क्लास प्लस ऑडिट का पूरा क्लास और ओएमएसएम का भी पूरा क्लास दूंगा, और ये आपको मई एंड तक मिल जाएगा सारा चीज। सिर्फ मैं 100 रुपीज पर मंथ चार्ज कर रहा हूँ। मेरा यूट्यूब में जाके सिर्फ ये जून बच्चों के लिए है, ये सिर्फ यानी कि जिनका एग्जाम जून और दिसंबर है उनके लिए है। मेरा यूट्यूब में जाइए और ज्वाइन में जाके लेवल 2 में आप यदि ज्वाइन करेंगे सिर्फ 100 रुपीज लग रहा है। अभी सिर्फ ऑफर निकाला गया है। फर्स्ट 1000 बच्चों को मैं ये 100 रुपये वाला स्कीम अलाउ करूंगा, उसके बाद नहीं करूंगा। तो यदि आपको ज्वाइन करना है और सारा एमसीक्यू और सारा नोट्स वगैरह सब चाहिए इंटर का, तो आप ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर है। थैंक यू। और अब मैं क्लास में आ रहा हूँ, क्लास में एथिक्स, ठीक है, सुनिए समझिए। बिजनेस एथिक्स, बिजनेस एथिक्स मतलब होता है बिजनेस करने का कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशन, कुछ गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करने को ही बिजनेस एथिक्स बोलते हैं। मतलब सिंपल भाषा में बोलते हैं कि एथिक्स रिप्रेजेंट करता है कि जो प्रिंसिपल है बिजनेस का आप उसको फॉलो कर रहे हो। आपका जो बिहेवियर है बिजनेस के प्रति, जो पर्संस का बिहेवियर है वो सही होना चाहिए। एथिक्स क्या करता है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि कंज्यूमर के साथ सही, यदि बिजनेस का एथिक्स सही होगा तो कंज्यूमर के साथ सही होगा, यदि बिजनेस का एथिक्स गलत होगा तो कंज्यूमर के साथ सही नहीं होगा। तो मेन पर्पस है बिजनेस एथिक्स का कि सेफगार्ड करता है कंज्यूमर को, और इसका एप्लीकेशन यूनिवर्सल में सब जगह अप्लाई होता है। अब डायरेक्टली क्वेश्चन में आ देखिए, ध्यान से सुनिए समझिए। एथिक्स आर द सेट ऑफ प्रिंसिपल दैट गाइड्स पर्सन्स बिहेवियर्स, पर्सन्स को बिहेवियर्स को गाइड करता है एथिक्स, ठीक है। दूसरा है बिजनेस एथिक्स सेफगार्ड राइट ऑफ द कंज्यूमर। बिजनेस एथिक्स क्या करता है, कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करता है। याद देखिए, एथिक्स क्या है, सेट ऑफ प्रिंसिपल जो गाइड करता है पर्सन्स का बिहेवियर कैसा होगा। बिजनेस एथिक्स किसको प्रोटेक्ट करता है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है। बिजनेस एथिक हैज ए बेस एप्लीकेशन, यूनिवर्सल एप्लीकेशन, बिजनेस एथिक सब जगह अप्लाई होता है। तो 3 जो क्वेश्चन कराया, और एक क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखिए, द टर्म एथिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड इथोस, इथोस, ठीक है। देखिए 4 सिंपल सा क्वेश्चन, आपको याद कैसे रहेगा। एथिक्स क्या है, सेट ऑफ प्रिंसिपल जो गाइड करता है पर्सन्स का बिहेवियर्स को। एथिक्स क्या चीज को गाइड करता है, पर्सन्स का बिहेवियर को। दूसरा, एथिक्स क्या चीज को प्रोटेक्ट करता है, बिजनेस एथिक्स कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है। तीसरा, एथिक्स कहाँ अप्लाई होता है, पूरा यूनिवर्सल एप्लीकेशन, सब जगह एथिकल, सब बिजनेस में एथिक्स को अप्लाई किया जाता है। याद रखिए, बिजनेस एथिक्स हैज ए बेस एप्लीकेशन, यूनिवर्सल एप्लीकेशंस है। चौथा, ये एथिक्स वर्ड आया कहां से, लैटिन वर्ड क्या था, इथोस, ETHOS, इथोस, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। एथिक्स ऑफ 3 टाइप्स, 3 प्रकार का बिजनेस एथिक्स होता है। एक होता है मेटा एथिक्स, एक होता है नॉर्मेटिव एथिक्स, एंड थर्ड इज अप्लाइड एथिक्स, ठीक है। याद रखिए 3 तो है। मेटा एथिक्स, MAN, मेन याद रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 3 प्रकार का एथिक्स होता है, मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स एंड अप्लाइड एथिक्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मेटा एथिक्स डील्स विद द नेचर ऑफ मोरल जजमेंट। याद रखिए, मेटा एथिक्स क्या चीज से डील करता है, मोरल जजमेंट से। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, जो दोनों क्वेश्चन घुमा घुमा के आया, सेम टाइप है 6 7। नेचर ऑफ मोरल जजमेंट कौन सा एथिक्स में आता है, मेटा एथिक्स में आता है। मेटा एथिक्स क्या चीज से डील करता है, मोरल जजमेंट से। याद रखिए, मोरल जजमेंट किस में आता है, मेटा एथिक्स में आता है। 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन सेम है। ये जो एमसीक्यू का आपको सीट मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच एथिक्स, वार, एनिमल राइट एंड कैपिटल पनिशमेंट, कौन सा एथिक्स में ये चीज कवर है, अप्लाइड एथिक्स में। द एथिक्स ऑपरेशन ऑफ ए कंपनी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डेज इन बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। एथिक्स का क्या चीज से कनेक्शन, अल्टीमेटली एथिक्स का कनेक्शन क्या, प्रॉफिटेबिलिटी से। अच्छा एथिक्स होगा, बिजनेस लंबा समय तक चलेगा, लंबा समय तक चलेगा तो कंपनी को प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, सिंपल सा है। तो ethics operation of a company is directly related to the profitability of the company. Continuous improvement or days is a popular theme.
केजन बोलते हैं। केजन मीन्स कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, याद रखिए, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और केजन इज ए पॉपुलर थीम। बिजनेस एथिक्स कॉल्स फॉर अवॉइडेंस ऑफ मोनोपोली। बिजनेस एथिक्स क्या चीज को खत्म करता है? मोनोपोली को। एक आदमी सही सही तरीका से काम करेगा, कोई बदमाशी नहीं करेगा। मोनोपोली क्या है? मेरे पास प्रोडक्ट होगा तो मैं क्या करूंगा? स्टोर करके उसका दाम बढ़ाऊंगा, अपने हिसाब से गलत सही करूंगा। लेकिन बिजनेस एथिक्स इस चीज को खत्म करता है। तो बिजनेस एथिक्स मोनोपोली का जो प्रिंसिपल है खत्म करता है, बदमाशी नहीं कर सकता अपना आदमी। एडवांटेज उठाना, मोनोपोली क्या है? अपने पास प्रोडक्ट होने का एडवांटेज उठाना, गलत एडवांटेज उठाने को मोनोपोली बोलता है। क्वेश्चन नंबर 12, among the following which is not the advantage of business ethics? इसमें से कौन सा बिजनेस एथिक्स का एडवांटेज नहीं है? डाइवर्सिटी इन अचीवमेंट इज नॉट द एडवांटेज ऑफ बिजनेस एथिक्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ए प्रॉपर फाउंडेशन ऑफ एथिक्स रिक्वायर स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू टू विच गोल्स एंड एक्शन कैन बी कंपेयर। याद रखिए, ए प्रॉपर फाउंडेशन ऑफ एथिक्स रिक्वायर, एथिक्स में क्या चीज का रिक्वायरमेंट होता है? स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू, वैल्यू का स्टैंडर्ड को ही मेजर करता है एथिक्स। तो a proper foundation of ethics require a standard of value. Standard of value word को याद रखिएगा। Base ethic is the principle and standard that determine acceptable conduct in business organization. Business ethics बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 एक लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सुन लीजिए, इससे बड़ा क्वेश्चन आता है इसलिए बताया गया। 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ, इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। सेल्फनेस, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी एंड लीडरशिप। सुनिए ध्यान से 2 मिनट। ठीक है। पब्लिक सर्वेंट्स, पब्लिक लाइफ मतलब पब्लिक सर्वेंट जब काम करेगा उसका क्या जिम्मेदारी? सेल्फनेस मतलब बोलता है कि पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए काम करेगा। इंटेग्रिटी मतलब ऑनेस्टली काम करेगा। ऑब्जेक्टिविटी मतलब पार्शियल डिसीजन नहीं होगा, किसी के फेवर में डिसीजन नहीं, इम्पार्शियल डिसीजन होगा उसका। अकाउंटेबिलिटी मतलब रेस्पॉन्सिबल होगा अपने काम के प्रति। ओपननेस मतलब ट्रांसपेरेंट डिसीजन होगा। ऑनेस्ट मतलब ऑनेस्ट होगा। लीडरशिप क्वालिटी चाहिए। देखिए 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ बोलता है कि जब पब्लिक सर्वेंट काम करता है तो उसको क्या क्या रूल्स फॉलो करना चाहिए, उसको चीज को डिस्क्राइब करता है। चीज को समझिए। सेल्फनेस मतलब क्या होता है? देखिए चीज को समझिए। जब पब्लिक सर्वेंट काम कर रहा हो, पब्लिक ऑफिसर जब काम कर रहा हो, वो काम करेगा पब्लिक के इंटरेस्ट के प्रति। पब्लिक के इंटरेस्ट मतलब पब्लिक के फेवर में काम करेगा, ना कि अगेंस्ट में। तो पब्लिक के जो इंटरेस्ट को हित में रख के वो काम करेगा। क्या चीज पब्लिक के लिए सही है, क्या चीज गलत है, इसको बोलते हैं सेल्फनेस। याद रखिए। ठीक है। दूसरा है इंटेग्रिटी, मतलब ऑनेस्टली वो काम करेगा। तीसरा है ऑब्जेक्टिविटी, मतलब पार्शियल डिसीजन नहीं लेगा, उसका डिसीजन इम्पार्शियल होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी मतलब वो अपना काम के प्रति रेस्पॉन्सिबल होगा। ओपननेस मतलब होता है कि जो भी होगा ट्रांसपेरेंट होगा हर चीज। ठीक है। ऑनेस्टी मतलब ऑनेस्टी होगा। और लीडरशिप मतलब वो लीडरशिप को बेस करके अपना डिसीजन लेगा। तो पब्लिक सर्वेंट को कैसे काम करना चाहिए उस क्वेश्चन को ये डिस्क्राइब करता है 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ। थैंक यू। गुड इवनिंग। आज सीएमए इंटर पेपर 6 लॉ एंड एथिक्स में एमसीक्यू करेंगे, जिसमें कंपनी लॉ के अंडर कवर है ये 3 टॉपिक, बायबैक, डिवेंचर्स एंड डिपॉजिट्स। तीनों टॉपिक का एमसीक्यू ध्यान से सुनिएगा, एकदम याद हो जाएगा आपको। ठीक है। डायरेक्टली बायबैक ऑफ शेयर्स में आ रहे हैं। बायबैक ऑफ शेयर्स का सिंपल सा मीनिंग है कंपनी अपना शेयर खुद खरीद लेता है। ये कब होता है? जब कंपनी के पास बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है, रिजर्व में पैसा आ जाता है, तब कंपनी अपना मार्केट से शेयर चाहे तो खरीद सकता है। तो बायबैक ऑफ शेयर मतलब कंपनी अपना शेयर खुद खरीद ले रहा है। मतलब सिंपल सा भाषा में ये बोलते हैं कि कंपनी के पास यदि बहुत पैसा हो, बहुत प्रॉफिट हो, तब कंपनी अपना शेयर खरीद सकता है। और कंपनी को जब पैसा चाहिए होता है तो कंपनी क्या करता है? मार्केट में शेयर इश्यू कर देता है, अलॉट कर देता है। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मतलब कंपनी को पैसा चाहिए, और बायबैक ऑफ शेयर मतलब कंपनी के पास बहुत पैसा है प्रॉफिट में, वो उस पैसा से मार्केट से शेयर खरीद सकता है। सिंपल सा चीज। अब देखिए कहानी को समझिए। 2 मिनट में बायबैक एक शॉर्ट स्टोरी समझाएंगे, उससे सारा एमसीक्यू कवर हो जाएगा, उसके बाद एमसीक्यू समझाएंगे। देखिए पहला बोलता है वेरी शॉर्ट स्टोरी ऑफ बायबैक। सुनिए, स्टार्ट करते हैं। टाइम गैप बिटवीन बायबैक्स।
बोलता है बायबैक के बीच टाइम गैप क्या होना चाहिए, मतलब बोल रहा है कि यदि आप एक बायबैक का क्लोजर करेंगे उसके बाद दूसरा बायबैक आप कब कर सकते हैं, 1 साल बाद। याद रखिएगा, फर्स्ट बायबैक के क्लोजर के 1 साल बाद ही हम दूसरा बायबैक कर सकते हैं। दूसरा लेटर ऑफ ऑफर्स, मतलब आरओसी में कंपनी को बायबैक के रिगार्ड में क्या फाइल करना पड़ता है, तो बायबैक के रिगार्ड में कंपनी को आरओसी में SH8 फॉर्म फाइल करना पड़ता है। सिंपल सा। कंप्लीट बायबैक कितना समय में कंप्लीट करना पड़ता है, बायबैक 1 ईयर फ्रॉम पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। जब कंपनी स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर देगा बायबैक का, वहां से 1 साल के अंदर कंपनी को बायबैक खत्म करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा बायबैक 1 साल के अंदर फ्रॉम पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। अब कंपनी क्या करेगा, अपना शेयर खुद मार्केट से खरीद लिया, तो अब जो उस शेयर के रिगार्ड में जो शेयर सर्टिफिकेट इशू किया था उसको फाड़ना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो ये कब करेगा, विद इन 7 डेज। विद इन 7 डेज में कंपनी को शेयर सर्टिफिकेट डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए, नो फर्दर इशू, मतलब कंपनी यदि बायबैक कर दिया है तो वहां से 6 महीना तक वो फर्दर इशू नहीं कर सकता है। सिंपल सा चीज है। अब देखिए, अब एमसीक्यू में आएंगे तो अब आपको एमसीक्यू समझ में आएगा। ठीक है, देखिए पहला बोलता है नो ऑफर ऑफ बायबैक शेल बी मेड विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर रिनॉक्ड फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ प्रीसीडिंग ऑफर ऑफ बायबैक। मतलब ये बोलना चाहता है कि यदि नया बायबैक कंपनी, बोलता है कंपनी बायबैक का ऑफर नहीं दे सकता है जब तक 1 साल बीत नहीं जाए क्लोजर ऑफ द पुराना बायबैक। मतलब पुराना बायबैक क्लोज होना चाहिए, उसका 1 साल बीतना चाहिए, तब आप नया बायबैक कर सकते हो। तो ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए, नो ऑफर ऑफ बायबैक शेल बी मेड विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर रिनॉक्ड, मतलब नया ऑफर नहीं दिया जा सकता बायबैक का, कब तक, जब तक पुराना ऑफर क्लोज होके 1 साल नहीं हो जाए। तो ये टाइम गैप बिटवीन बायबैक बताए थे 1 साल, मतलब पुराना ऑफर जब क्लोजर हो जाएगा पुराना बायबैक, उसके 1 साल बाद ही कंपनी नया बायबैक कर सकता है। क्वेश्चन देखिए 2 नंबर, द कंपनी शेल फाइल विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ए लेटर ऑफ ऑफर इन फॉर्म नंबर SH8 बिफोर द बायबैक ऑफ शेयर्स। मतलब कंपनी यदि बायबैक ऑफ शेयर करना चाहता है तो आरओसी में SH8 फॉर्म बायबैक से पहले फाइल करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, every buyback shall be completed within a period of 1 year from the date of passing special resolution and general meeting। बोलता है हर बायबैक कब कंप्लीट होगा, विद इन 1 ईयर फ्रॉम पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। सिंपल सही बताए थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये द कंपनी shall destroy the shares or securities brought back within days of the last day of completion of buyback। मतलब जब बायबैक आपका कंप्लीट हो गया वहां से 7 दिन के अंदर कंपनी का जो शेयर सर्टिफिकेट है उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, क्योंकि वो शेयर कंपनी इशू नहीं कर रहा, बायबैक कर लिया, वो शेयर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है मार्केट में, तो उसका शेयर सर्टिफिकेट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। लास्ट देखिए, आफ्टर बायबैक a company shall not make a further issue of share within a period of days। फर्दर इशू कंपनी और शेयर को यदि इशू करना चाहता है तो 6 महीना तक, जब आपका बायबैक कंप्लीट हुआ वहां से 6 महीना तक फर्दर इशू बायबैक नहीं हो सकता है। देखिए बायबैक का एक शॉर्ट स्टोरी हम खाली जो बताए थे आपको उसको खाली रिमाइंड कर रहे हैं। टाइम गैप बिटवीन बायबैक, मतलब एक बायबैक जब खत्म होगा तो दूसरा बायबैक आप कब कर सकते हो, 1 साल बाद। तो 2 बायबैक का टाइम कम से कम 1 साल का गैप होना चाहिए। दूसरा, आरओसी में कंपनी को SH8 फाइल करना पड़ेगा, बायबैक कम कंप्लीट होता है विद इन 1 ईयर फ्रॉम स्पेशल रिजोल्यूशन। जब कंपनी का स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो वहां से 1 साल के अंदर कंपनी को बायबैक कंप्लीट करना पड़ेगा। फिजिकल सर्टिफिकेट 7 दिन के अंदर डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा जब बायबैक कंप्लीट हुआ वहां से। लास्ट, कंपनी फर्दर इशू, यदि कंपनी आगे शेयर इशू करना चाहता है तो 6 महीना तक नहीं कर सकता, कब से, जब से बायबैक हुआ है वहां से 6 महीना तक फर्दर इशू ऑफ शेयर नहीं हो सकता है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आ जा रहा है अपना डिवेंचर्स। अब देखिए डिवेंचर सुनिए, डिवेंचर क्या होता है, देखिए डिवेंचर भी एक फंड रेज करने का एक तरीका है। देखिए जैसे शेयर में कंपनी क्या करता है, शेयर इशू कर देता है, वैसे डिवेंचर इशू भी होता है। शेयर और डिवेंचर में एक छोटा सा डिफरेंस है, शेयर इशू जब करता है जो शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है, उन लोगों को क्या होता है, कंपनी को जब प्रॉफिट होगा तब कंपनी उन लोगों को डिविडेंड देगा, नहीं तो नहीं देगा। लेकिन डिवेंचर होल्डर को, जो कंपनी जिसको डिवेंचर इशू कर रहा है उसको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो। ये एक लोन की तरह है, कंपनी एक लोन ले लिया, लोन पे इंटरेस्ट देना मैंडेटरी है, आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा उससे कोई मतलब नहीं है। तो डिवेंचर इज एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, जिसको कंपनी डिवेंचर इशू कर रहा है। ठीक है,
ये भी एक फंड रेज करने का एक तरीका होता है, सिंपल सा। बाकी डिवेंचर क्लास में आप डिटेल में सुनेंगे, खाली शॉर्ट स्टोरीज का सुन लीजिए जो एमसीक्यू में आपको बहुत हेल्प करेगी। बोलता है कंपनी कैन नॉट इशू डिवेंचर, याद रखिए कंपनी किस डिवेंचर में वोटिंग राइट डिवेंचर्स कभी इशू नहीं हो सकता है, याद रखिए शेयर वोटिंग राइट्स का हो सकता है, डिवेंचर्स वोटिंग राइट का नहीं हो सकता है। नो कंपनी सेल इशू एनी डिवेंचर कैरिंग वोटिंग राइट्स, वोटिंग राइट्स वाला कोई डिवेंचर नहीं होता है। डिवेंचर एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा। और डिवेंचर ट्रस्टी को यदि हम निकालना चाहें तो डिवेंचर होल्डर यदि 75% जितना डिवेंचर है उसका 75% वैल्यू जो होल्ड किया है उन लोग एग्री हो जाए, 75% यदि होल्डर इन वैल्यू एग्री हो जाए तो डिवेंचर ट्रस्टी को उसका टाइम से पहले निकाला जा सकता है। और कंपनी को हर साल डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है, वो जितना डिवेंचर है उसका 25% होता है और 30 अप्रैल तक डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट हो जाता है। 5 इंपोर्टेंट एमसीक्यू है इसमें, ध्यान से सुन लीजिएगा। कंपनी कभी भी वोटिंग राइट वाला डिवेंचर इशू नहीं कर सकता है, डिवेंचर एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, डिवेंचर ट्रस्टी को उसका टाइम से पहले निकाला जा सकता है। उसके लिए 75% जो है डिवेंचर होल्डर जो इन वैल्यू का अप्रूवल चाहिए, और कंपनी को डिवेंचुअल रिडेम्पशन रिजर्व 30 अप्रैल से पहले क्रिएट करना पड़ेगा और 25% जितना डिवेंचर का वैल्यू उसका क्रिएट करना पड़ता है। अब डायरेक्टली इसका एमसीक्यू में आइए, आपको समझ में आएगा। नो कंपनी सेल इशू एनी डिवेंचर्स कैरिंग वोटिंग राइट, वोटिंग राइट वाला डिवेंचर्स नहीं इशू किया जा सकता है। डिवेंचर्स सेल बी द डेज प्रॉपर्टी, डिवेंचर हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी होता है। A debenture trustee may be removed from the office before his term expire only if it is approved by the holder of not less than 75%, मतलब 3/4 in value, मतलब डिवेंचर ट्रस्टी को उसका टाइम से पहले निकाला जा सकता है यदि 75% डिवेंचर होल्डर एग्री हो जाए तो। 75% इन वैल्यू है, याद रखिएगा। Every company required to create debenture redemption reserve on or before 30 April on each year, ठीक है। For unlisted company issuing debenture on private placement basis, the debenture redemption reserve will be days of the value of the debenture. Debenture redemption reserve 25% जितना डिवेंचर है उसका 25% होना चाहिए इन वैल्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं डिपॉजिट्स, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। डिपॉजिट्स, डिपॉजिट, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनी क्या होता है, देखिए। पब्लिक कंपनी अपना मेंबर से पैसा ले सकती है प्लस पब्लिक से पैसा ले सकती है, इसी को बोलते हैं डिपॉजिट्स। लेकिन हर पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी तो ले ही नहीं सकती है, याद रखिएगा, पैसा। लेकिन डिपॉजिट के फॉर्म में प्राइवेट कंपनी पैसा नहीं ले सकती है, लेकिन हर पब्लिक कंपनी भी पैसा नहीं ले सकती है पब्लिक से, याद रखिएगा। सिर्फ वही पब्लिक कंपनी ले सकती है जिसका नेट वर्थ, देखिए लिखा हुआ एलिजिबल पब्लिक कंपनी। पूरा डिपॉजिट आपका डिपॉजिट चैप्टर में अच्छा से समझाया हूं, एमसीक्यू के लिए शॉर्ट में बता रहा हूं, सुन लीजिए। वही कौन कौन सी पब्लिक कंपनी डिपॉजिट्स ले सकती है, ठीक है। देखिए वह पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ कितना है, 100 करोड़ है और टर्नओवर कम से कम 500 करोड़ होना चाहिए। मतलब रेपुटेड कंपनी ही डिपॉजिट्स ले सकती है, नहीं तो क्या होगा, पब्लिक से पैसा लेके छोटी मोटी पब्लिक कंपनी भाग जाएगी तो पब्लिक का नुकसान हो जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने बनाया कि जो रेपुटेड कंपनी है, जो औकात वाली कंपनी है, वही ले सकती है। और उसका औकात के लिए कम से कम कंपनी को नेट वर्थ 100 करोड़ का करना पड़ेगा और टर्नओवर 500 करोड़ का करना पड़ेगा। तो हर पब्लिक कंपनी डिपॉजिट्स नहीं ले सकती है। पब्लिक से डिपॉजिट मतलब पब्लिक से पैसा लेना, सोच लीजिए। तो हर पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते, पैसा लेगी तो उसके रिगार्ड में पब्लिक को कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो वही चीज है, देखिए हर पब्लिक कंपनी डिपॉजिट्स नहीं ले सकते, पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती है, तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी ही ले सकती है। और एलिजिबल पब्लिक कंपनी मतलब वह कंपनी जिसका नेटवर्थ कम से कम 100 करोड़ होना चाहिए और टर्नओवर कम से कम 500 करोड़ होना चाहिए, वही कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट्स ले सकती है। अब देखिए जैसे कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट लेगी तो कंपनी को एक चार्ज क्रिएट करना पड़ता है विद इन 30 डेज, मतलब रजिस्टर ऑफ कंपनी को बताना पड़ता है कि हम इतना रुपया पब्लिक से लिए हैं। और दो तरीका से बताता है, एक तो चार्ज क्रिएट कर देता है, मतलब कि ये जो पैसा है ये पब्लिक का है। चार्ज क्रिएट मतलब अल्टीमेट ओनर, सपोज पब्लिक से पैसा लिए हैं तो अल्टीमेट ओनर कौन कौन है बता दिया जाता है। और दूसरा चीज, कंपनी को एक तो डिपॉजिट ट्रस्ट डीड बना के DPT2 फॉर्म में, ROC में DPT2 फॉर्म में बताना पड़ता है कि हम इस आदमी से इतना रुपया डिपॉजिट्स का लिए हैं। तो डिपॉजिट के रिगार्ड में ROC में DPT2 फॉर्म फाइल होता है। डिपॉजिट्स का कौन सा फॉर्म हुआ, DPT2 फॉर्म। आगे देखिए,
कंपनी इश्यू रिसिप्ट ऑफ डिपॉजिट, 30 दिन के अंदर जिससे पैसा लिया उसको एक रिसिप्ट इश्यू करेगी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस 1% इफ पेमेंट मेड बिफोर एक्सपायरी, यदि कंपनी डिपॉजिट का पैसा वापस कर देती है, उसको सपोज 3 साल का टाइम दिया गया है और वो 2 साल में ही वापस कर देती है, तो 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कम देगी। ध्यान से सुनिएगा, देखिए क्वेश्चन सब देखिए। ए पब्लिक कंपनी हैविंग नेट वर्थ ऑफ नॉट लेस देन 100 करोड़ और टर्नओवर जो है 500 करोड़ इज एलिजिबल फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, मतलब कौन सी पब्लिक कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट्स के नाम पे पैसा ले सकती है, तो जिसका पेडअप, जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ होगा कम से कम और टर्नओवर 500 करोड़ होगा। ठीक है, एवरी कंपनी एक्सेप्टिंग सिक्योर डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक सेल विद इन 30 डेज ऑन सच एक्सेप्टेंस क्रिएट ए चार्ज ऑन इट्स एसेट। याद रखिए, कंपनी यदि डिपॉजिट लेती है तो उसको 30 दिन के अंदर डिपॉजिट के रिगार्ड में चार्ज क्रिएट करना पड़ता है, मतलब चार्ज मतलब आरओसी में सीएचटी फॉर्म क्रिएट करके बताएगी कि हम इससे इतना रुपया लिए हैं। ठीक, और डिपॉजिट ट्रस्ट डीड भी बनाना पड़ता है। आगे देखिएगा, द मिनिमम इन्वेस्टमेंट रेटिंग ग्रेड टू बी ऑब्टेन फ्रॉम बिकवर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। क्या देखिए, बिकवर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से एक रेटिंग लेना पड़ता है, ये एक रेटिंग एजेंसी है और उसका जो मिनिमम जो रेटिंग का क्राइटेरिया ये है, देखिए PWRF ट्रिपल बी याद रखिएगा, उससे काम हो जाएगा। आगे देखिए, द कंपनी शैल एग्जीक्यूट ए डिपॉजिट ट्रस्ट डीड इन फॉर्म नंबर DPT2, मतलब जब कंपनी डिपॉजिट लेती है तो पार्टिकुलर डिपॉजिट के रिगार्ड में उसको एक डिपॉजिट ट्रस्ट डीड बनाना पड़ता है और वह ट्रस्ट डीड आरओसी में फॉर्म नंबर DPT2 में फाइल होती है। आगे देखिए, द कंपनी ऑन एक्सेप्टेंस और रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट इज टू बी फर्निश्ड टू द डिपॉजिटर और हिज एजेंट रिसीव फ्रॉम द अमाउंट रिसीव विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज, मतलब डिपॉजिट के रिगार्ड में कंपनी एक रिसीप्ट इशू करेगी 30 दिन। आगे देखिए, on the request of the depositor after the expiry of 6 months from the date of such receipt, मतलब रिसिप्ट लेने के 6 महीना बाद, बट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, मतलब जो टर्म उसका एक्सपायर होने से पहले यदि कंपनी पैसा वापस कर देती है तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट शैल बी रिड्यूस बाय 1% फ्रॉम द फिक्स्ड रेट, मतलब कंपनी को डिपॉजिट के रिगार्ड में जो इंटरेस्ट देना था जिस पीरियड का, सपोज कंपनी ने 3 साल के लिए डिपॉजिट पीरियड लिया है, लेकिन कंपनी क्या कर रहा है कि 2 साल बाद ही पैसा वापस दे दे रहा है, तो उसको 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। यदि ईयरली डिपॉजिट का पैसा रिफंड हो जाता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगता है, 1% कम लगता है। बस ये 3 चैप्टर का इतना एमसीक्यू काफी है। ठीक है, बाकी मेरा एमसीक्यू देखने के लिए मेरा चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको सारा एमसीक्यू, सारा इंटर का सारा सब्जेक्ट का मिलेगा। थैंक यू।